सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑक्सी एसिड्स एंड ये एक ऐसी कॉन्सेप्ट है, इस ऐसा कॉन्सेप्ट है ये जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं एंड बनता भी है ये डरना इन चीज़ों से, क्योंकि काफ़ी अजीब सी हो जाती हैं इनकी चीज़ें शुरुआत में जब तुम पढ़ते हो। स्पेशली जब तुम शुरू में पढ़ते हो तब बहुत डर लगता है इससे, और जब तुम इसको थोड़ा सा समझ जाते हो तब लगता है कि पता नहीं क्या है ये, इतनी बेसिक चीज़ से मैं डर रहा था। लाइक ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है एंड बिल्कुल ही ऐसे रद्दी चीज़ है। अगर तुम इसे कंपेयर करो, तुम किसी भी स्टेबिलिटी वाले से करो या पीरियोडिक टेबल नामक चैप्टर से करो, या फिर तुम किसी भी चीज़ से कर सकते हो इसे कंपेयर जो केमिस्ट्री में तुम्हें टफ लगती है, तो कंपैरेटिवली वो ज़्यादा टफ है, ये नहीं है। ये एक, तुम इसे मिड रेंज भी नहीं कह सकते, काफ़ी 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 वैसा कॉन्सेप्ट है कि शुरुआत में टीचर पढ़ाने का तरीका होता है टीचर का। अगर टीचर तुम्हें डायरेक्ट ऑक्सी एसिड्स का टेबल बना के दे दे कि इसका ये नाम होता है, इसका ये नाम होता है, तो फिर तुम्हारा काम खत्म है, फिर तो कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। फिर वही है, तुम उसको रटो कैसे भी रटो, रटेंगे हम अभी भी, पर वो तरीका नहीं है टीचर्स वाला कि मैं तुम्हें अचानक से पूरा टेबल दे दूंगा। हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को करने वाले हैं। काफ़ी अलग तरीके से मैंने करा रखा है ये चैप्टर, चैप्टर नहीं आई मीन कॉन्सेप्ट। तो चैप्टर भी पूरा तुम कह सकते हो, इनऑर्गेनिक पूरी ही मैंने एक अलग तरीके से, एक अलग प्रोस्पेक्टिव से करा रखी है कि जो बंदा कर रहा है वो बिल्कुल जीरो पे बैठा है, उसे कुछ भी नहीं आता, प्योर जीरो। एंड मैंने, तुम मेरा फर्स्ट लेक्चर देख सकते हो केमिस्ट्री का, ओरिजिन ऑफ मे बी एटम्स या ओरिजिन ऑफ एटम्स या ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री नाम का होगा कुछ, उसको तुम देख सकते हो एंड तुम्हें पता चलेगा कि हमने कितने जीरो लेवल से उठाई ये चीजें, इतने जीरो लेवल से आज तक यूट्यूब की पूरी इंडस्ट्री में किसी ने नहीं उठाई है ये सब चीजें, बिल्कुल जीरो लेवल से। खास करके जेई फील्ड में तो बिल्कुल भी नहीं है, एंड मैं तो पक्का कह सकता हूँ ये चीज। ओके, एंड ऑक्सी एसिड्स भी एक ऐसा चैप्टर मैंने उठाया है, ऐसा कॉन्सेप्ट है ये कि जिससे शुरुआत में बहुत डर लगता है, क्योंकि इनका थोड़ा सा ना हिसाब ही अलग है, पहले नेमिंग से ही डर जाते हैं लोग। तो हम इसको बहुत अच्छे से करने वाले हैं। पहली बात, खुश हो जाओ, क्योंकि इसके बाद कभी ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें ऑक्सी एसिड्स दोबारा किसी और टीचर से देखने की जरूरत पड़ेगी। ज्यादातर मैं लेक्चर्स में बोलता नहीं हूँ कि इतना टाइम तक मैं नहीं बताता हूँ कि ये चीज़ ऐसे होगी, ये हम ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही वैसा है कि तुम्हें इसको थोड़ा सा अपने माइंडफुल होके इसे पढ़ना होगा। एंड जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे तुम्हें कोई नहीं पढ़ाने वाला, फोर और पूरी यूट्यूब पे कोई नहीं है, ऐसा ऐसा आज तक लेक्चर ही नहीं बना आज तक। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ऑक्सी एसिड्स क्या करते हैं, करते क्या है उससे पहले कि इनका काम क्या है। पहले काम देखते हैं, उसके बाद देखते हैं इसका नाम क्या है। ठीक है, स्टडी ऑफ दीज आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर। पहली बात, अगर तुम में से कोई एग्रीकल्चर करने वाला है आगे, अगर कोई कर भी रहा है तो वो समझ सकता है कि एग्रीकल्चर में तुम्हें ऑक्सी एसिड्स का तो काम आएगा ही आएगा। लेट्स सपोज तुम किसी फार्मेसी में काम कर रहे हो, फर्टिलाइजर्स बन रहे हैं वहां पे, तो तुम्हें फर्टिलाइजर्स में भी ऑक्सी एसिड्स का काम आएगा। तो ऐसा नहीं है वहां से कोई तुम्हें फॉर्मूला पूछेगा, बट तुम्हें कोर तो पता होना चाहिए उस चीज का कि ये चीज ऐसी क्यों है। अगर तुम्हें क्यों पता है तो दुनिया तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और उसके बाद सिंथेसिस एंड एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव तुम कोई भी कह सकते हो, पटाखे कह सकते हो जो दिवाली में चलाते हो। डाइज, डाइज होती हैं, लाइक जैसे तुम कपड़ा लेके जाओ बाजार में और वहां पे उसको रंग कर देते हैं, उसमें भी ऑक्सी एसिड होते हैं, इस कारण से वो रंग आ जाता है। क्लीनिंग प्रोडक्ट्स कोई भी हो सकते हैं, जैसे बाथरूम क्लीनर, या जैसे फर्श को साफ करने वाली चीजें होती है बहुत सारी, समझ सकते हो उस चीज को। फूड, फूड में भी ऑक्सी एसिड्स का काफी अहम महत्वपूर्ण आ जाता है। थिनर, थिनर पता है तुम्हें क्या होता है? जब नेल पॉलिश लगाते हैं ना, तो नेल पॉलिश को जब रिमूव करना होता है, तो जो हम वो सब्सटेंस लगाते हैं वो बहुत ज्यादा ऐसे बना होता है किसी ऐसी चीज से कि वो नेल पॉलिश जैसी इतनी जो बहुत ही ज्यादा कठोर चीज है उस चीज को भी उखाड़ के फेंक देता है। उस चीज में भी ऑक्सी एसिड्स का ही यूज होता है, थिनर उसे कहते हैं, तुम्हें पता होगा थिनर क्या होता है। उसके बाद है रस्ट रिमूवल। रस्ट, तुम्हें पता है रस्ट कैसी होती है? रस्ट अगर किसी एक चीज को लग जाए तो उतरती नहीं है आसानी से, और ऑक्सी एसिड्स ऐसे होते हैं ये रस्ट को रिमूव कर देते हैं। एंड हार्पिक, ये तो सभी ने देखा होगा, हार्पिक में बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सी एसिड्स पाए जाते हैं एंड बहुत खतरनाक पाए जाते हैं कि अगर तुमने उसका, लेट सपोज तुम्हारे हाथ के ऊपर चोट लगी हुई है और उस चोट के ऊपर हार्पिक लग गया और उसके बाद तुम्हारी चोट भर गई, सही हो गया, पूरा हाथ सही हो गया, फिर भी तुम्हें वो दर्द होगा, क्योंकि वो एसिड तुम्हारे अंदर जा चुका है, तुम्हारी स्किन के अंदर जा चुका है।
इतना ज्यादा ये खतरनाक होते हैं। अच्छे भी होते हैं बट नॉर्मली अच्छे नहीं मिलते हमें, ठीक है। फार्मेसी यानी कि दवाइयाँ वगैरह मेडिसिन बनाने में। और जब केमिस्ट केमिस्ट लोग होते हैं उनको अगर प्रिडिक्ट करनी कि ये रिएक्शन आगे कैसे मूव करेगी, क्या ये रिएक्शन हाफ लाइफ पे अपने ही खत्म हो जाएगी, या ये कितना टाइम तक रिएक्ट करती रहेगी, या कब तक, मे बी टाइम वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो रिएक्शंस भी प्रिडिक्ट करी जा सकती हैं कि ऑक्सी एसिड को देख के कि ये कैसा है, ये कितने टाइम में उड़ जाएगा। समझ सकते हो तुम, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि ऑक्सी एसिड का सच्ची में क्या मतलब है, सच्ची में हमारी रियल लाइफ में इनका क्या यूज है। हेल्प्स इन स्टडी ऑफ पोल्यूशन, अगर ये स्टडी की पोल्यूशन की स्टडी में हेल्प कर सकता है तो इसका मतलब कि ये पोल्यूशन को कंट्रोल करने में भी हेल्प कर सकता है, पक्का। हाँ, उसके बाद है हेल्प्स इन टू मेंटेन ब्लड पीएच लेवल। ब्लड पीएच लेवल तुम्हें पता ही होगा, अगर किसी चीज़ का पीएच लेवल ज़्यादा होता है तो वो अच्छी नहीं होती, अगर कम हो जाता है तो फिर भी अच्छी नहीं रहती हमारे लिए। एक नॉर्मल पीएच लेवल होता है जिसपे हम ऑपरेट कर पाते हैं। तो ब्लड पीएच लेवल, अगर तुम्हारी ब्लड का पीएच लेवल बढ़ गया या कम हो गया तो फिर तुम खत्म हो, खत्म हो, या लिटरली खत्म हो तुम। ओके, तो ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स का क्या मीनिंग हो सकता है। एसिड्स तो हम समझते हैं कि एसिड्स होते हैं, बेसिस होते हैं, एसिड्स का भी हमें अच्छे से नहीं पता कि एसिड्स होते क्या हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से उठा रहा हूँ मैं इस चीज को, तो एसिड्स पे भी हम थोड़ी देखेंगे। ऑक्सी का क्या मतलब है, ऑक्सी का मतलब है कि ऑक्सी एसिड्स जो है ना, जिन एसिड्स की हम स्टडी करने वाले, ऐसा नहीं है कि ऑक्सी एसिड्स एक ही चीज है, बहुत सारे एसिड्स पा रहे हैं इस पूरी दुनिया में। ऑक्सी एसिड्स जस्ट उसका छोटा सा एक पार्ट है बस। ओके, इनके पास ऑक्सीजन होती है, ऑक्सी यानी कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, समझ रहे हो। तो ऑक्सी एसिड्स जितने भी हम पढ़ेंगे इन सबके पास एक ऑक्सीजन होगी, इन सबके पास एक ऑक्सीजन होगी। पर जरूरी नहीं है कि सभी एसिड्स के पास एक ऑक्सीजन हो। कुछ एसिड्स होते हैं जिनके पास अकेला एक H का एटम होता है, यानी कि हाइड्रोजन। एसिड मींस, एसिड का क्या मतलब है, एसिड मींस दिस हैव हाइड्रोजन एटम टू। टू वाला टू नहीं, टू मतलब टू वाला टू, समझो। तो अगर तुम्हें एसिड्स को समझना है तो एसिड्स को तुम ऐसे समझ सकते हो कि एसिड्स जो होते हैं, अगर तुम्हें किसी भी कंपाउंड को देख के बताना है क्या ये एसिड है या ये न्यूट्रल है या बेस है। न्यूट्रल बेस पे हम बात भी नहीं कर रहे हैं अभी, अभी हम बात करें सिर्फ एसिड पे। तो किसी भी कंपाउंड को अगर तुम देखते हो और तुम्हें उसमें H दिखता है, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, जिसमें तुम्हें हाइड्रोजन दिखता है, चाहे वो एक दिखे, चाहे दो दिखे, चाहे 10 दिखे, तो तुम उसे एसिड कह सकते हो। ये नेचर में रूल बनाया गया है एंड ये नेचर में भी रूल देखा जा सकता है, नेचर इसी रूल को फॉलो करता है। हर एसिड के पास एक हाइड्रोजन तो होता ही होता है, कम से कम एक होता है, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं पर कम से कम जरूर उसके पास एक हाइड्रोजन होता है। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो वो चीज एसिड ही नहीं है। समझ रहे होगे तुम, इतना तो तुम्हें बिल्कुल बेसिक चीज समझ आ रही होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग, आगे क्या कह रहा है ये। अब बात करते हैं हम एग्जिस्टेंस, अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टेंस ऑफ ऑक्सी एसिड्स, किस तरीके से वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। लेट्स सपोज कि तुम कभी किसी टाइम पे जाके तुम्हारा कुछ अच्छा हो जाए, तुम्हारा फ्यूचर थोड़ा ब्राइट निकले आगे, तो तुम क्या, तुम लेट्स सपोज कि तुम किसी रिसर्च लैब पे जा रहे हो, या लैब्स वगैरह होती है ना, न्यूरो साइंस लैब्स होती हैं, उनमें भी, न्यूरो साइंस में तो हम बॉडी की रिसर्च करते हैं वहां पे, बट हाँ हमारी बॉडी में भी होते हैं ऑक्सी एसिड्स। तो ऑक्सी एसिड्स दिखते कैसे हैं, मेन ये रहता है कि दिखते कैसे हैं ये लोग। ये लोग कैसे दिखते हैं, इनमें एक ऑक्सीजन तो तुम्हें दिखेगा ही दिखेगा, कम से कम एक ऑक्सीजन दिखेगा ही दिखेगा। अगर किसी एक एसिड में ऑक्सीजन नहीं है यानी कि वो ऑक्सी एसिड नहीं है, वो एसिड जो है पर वो ऑक्सी एसिड नहीं है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ही नहीं है। समझ रहे होगे तुम। नेक्स्ट, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि हाइड्रोजन जिसमें नहीं है वो एसिड ही नहीं है। अगर किसी में ऑक्सीजन नहीं है तो वो हाइड्रोजन है अकेला, तो मतलब ठीक है एसिड तो वो हो सकता है पर वो ऑक्सी एसिड नहीं हो सकता। और अगर किसी में ऑक्सीजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों है तो मतलब वो ऑक्सी एसिड है। इतना तो तुम समझ पा रहे होगे, अगर नहीं समझ आ रहा तो वापस जाओ दोबारा देख के आओ। एंड ये एक्स क्या है, एक्स कुछ भी हो सकता है, एक सेंट्रल एटम, एक सेंट्रल एटम एक्स, ठीक है।
तुम इतना समझ गए कि ठीक है, एक सेंट्रल एटम तो हमें पता है क्या होता है। ये देखो, ये पड़ा सेंट्रल एटम, इसके साथ एक ओ OH बना रहा है, इसके साथ भी एक ओ OH बना रहा है। अब तुम्हें बाद में पता चलेगा कि ये ओ OH अलग है और ये अलग क्यों है, समझो। कोई भी ऑक्सी एसिड तुम देखते हो, कोई भी ऑक्सी एसिड देखते हो, तुम कभी भी देखते हो, इस पूरे लेक्चर में जब भी देखोगे, तो मैंने तुम्हें लेट सपोज कोई ऑक्सी एसिड बनाया, जैसे इस तरीके से कुछ बनाया है, यहाँ पे ऑक्सीजन रखती, यहाँ पे कुछ हाइड्रोजन लगती है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और मेरे पास एक और ऑक्सीजन थी। तो अब क्या होगा, अब मेरे पास एक और हाइड्रोजन भी लेट सपोज था, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा कि ये वाला हाइड्रोजन मैंने इसके साथ रख दिया ना। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ऑक्सी एसिड में तुम पूरे चैप्टर में जब भी देखोगे, तुम्हें कम से कम एक ओ OH तुम्हारे वाले में होगा ही होगा। यानी कि अगर ये कोई ऑक्सी एसिड है ना, पहली बात, इसमें ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन का एक एटम कम से कम होगा। दूसरी बात, इसमें हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन का एक एटम कम से कम होगा, इसमें जरूर होने ही वाला है। पर तुम ये भी बात को ध्यान रखो कि एसिड्स यही नहीं होते हैं, एसिड्स अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फिर भी एसिड कहला सकता है वो, पर अगर हाइड्रोजन नहीं है, अकेली ऑक्सीजन है, फिर वो एसिड नहीं कहला सकता। ठीक है, जैसे CO2 वो एसिड थोड़े ना है। ओके, तो बात आती है नेक्स्ट आगे कि OH कैसे होता है। OH, OH का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये क्यों होता है। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स आ सकते हैं, बहुत चीजें तुम्हें बताई जा सकती हैं, बट हाँ, तुम इस चीज को समझ सकते हो कि ये नेचर में ऐसे ही एग्जिस्ट करता है। नो हार्ड एंड फास्ट रूल, बट इट्स जस्ट सीन इन नेचर, इन एग्जिस्टेंस ऑफ ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स है ही इस तरीके के बने हुए कि उनमें एक सिंगल OH तो होता ही होता है, चाहे 10 OH तुम्हें मिल जाए, पर एक तो कम से कम होगा ही होगा। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूं कि तुम थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो एंड समझो इस चीज को, अपने अंदर इस चीज को उतार लो, क्योंकि मैंने बहुत इस लेक्चर को स्ट्रक्चर करने में मैंने बहुत मेहनत करी है। तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हें ये लेक्चर दोबारा देखना पड़े, समझ जाओ जरा। तो वीडियो पॉज करो एंड अपने अंदर इस चीज को समझने की कोशिश करो। लेट सपोज कि तुम ऑक्सी एसिड लिख रहे हो अपने नोटबुक के ऊपर, तुम ऑक्सी एसिड लिखो, और ये नहीं लिखने की जरूरत है, ये सब नहीं लिखने की जरूरत है, बट हाँ तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हें लिखना है कि ऑक्सी का क्या मतलब है, एसिड का क्या मतलब है, एसिड क्या चीजें एसिड हो सकती हैं, ऑक्सी क्या हो सकता है, ऑक्सी एसिड अगर मिल जाते हैं तो किस तरीके का कंपाउंड दिख सकता है। इतना जो 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 मैंने तुम्हें बताया बस वो लिख सकते हो, ताकि तुम्हारे माइंड में वो चीज रिटेन रहे, भागनी नहीं चाहिए तुम्हारे माइंड में से वो चीज। ओके, सो आई होप तुमने कुछ ना कुछ करा होगा। ठीक है, तो अगर तुम ये पढ़ना चाहो तो जरूर पढ़ सकते हो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड्स। मैंने तुम्हें ये सब समझा दिया, जस्ट ये मैंने लिख रखा है थ्योरी वालों के लिए, कि अगर किसी को जरूरत पड़ रही है तो यहाँ से सुन सकता है, ऐसे पता चलेगा कि एसिड्स क्या होते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल पे। ओके, अब हम डेराइव करने वाले हैं एक बहुत 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 इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, इतना मजेदार कॉन्सेप्ट कि बस मजे आ जाएंगे, जिंदगी के मजे उसी चीज में है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं इस चीज को इरेज कर देता हूँ, क्योंकि इसका कुछ तुम्हें अभी काम नहीं है, अभी काम है बट अभी नहीं है। ठीक है, तो हम वहीं पे आ गए, पुरानी वाली जगह पे, पीरियोडिक टेबल को हमने जहां पे छोड़ा था, हम इसके पास दोबारा से वहीं पे आ चुके हैं। तो तुम्हें पता होगा ये फर्स्ट ग्रुप होता है, सेकंड, इसके नीचे कुछ ग्रुप्स होते हैं, उसके बाद यहाँ पे 13 ग्रुप आ जाता है, फिर 14, फिर 15, 16, 17 एंड 18। ठीक है, और मैं तुम्हें कुछ चीजें याद दिला दूं, ये बंदा जो बहता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये लोग सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तुम्हें पता होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों है, बस क्यों है, बस तुम अभी इस चीज को समझ लो, बस है, ये लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इनको भूख है इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि देखो बस इसको एक और चाहिए और ये स्टेबल हो जाएगा। क्लोरीन को बस एक और चाहिए और ये आर्गन के पास पहुंच जाएगा, और आर्गन से स्टेबल कोई गैस है ही नहीं, नियॉन से स्टेबल कोई गैस है ही नहीं। समझ रहे होगे तुम। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि एक आयनिक बॉन्ड नाम की चीज होती है। आयनिक बॉन्ड यानी कि Na जो होता है वो, अगर तुमने Na और Cl को एक कंटेनर में रख दिया, मैं जस्ट एक बड़ी सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, Na और Cl को तुमने एक सिंपल एग्जांपल में सिंपल कंटेनर में रख लिया, तो Na क्या होगा, Na को अपनी नियरेस्ट गैस के पास जाना है, तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंच जाएगा, यानी कि Na पर एक प्लस आ जाएगा। और Cl जब मैंने रखा हुआ था तो Cl को एक चाहिए था, जब इसने ये लूज करा तो इसने फटक से इसको पकड़ लिया, तो इसके ऊपर माइनस आ जाएगा, Na प्लस Cl माइनस, तुम्हें कुछ याद होगा।
पर क्या 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 ये बिल्कुल सच्ची बात है? क्या ऐसा ही हो सकता है? क्या इससे कुछ उल्टा नहीं हो सकता क्या? अगर तुम्हारे माइंड में कुछ और आया हो तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि जरूरी थोड़ी ना है कि ये इसी गैस के पास जाना जाएगा, नियॉन के पास। क्या पता इसका मन आर्गन के पास जाने का हो। वी नेवर नो। समझ रहे हो ना इस चीज को कि जरूरी थोड़ी ना है कि ये नियॉन के पास जाएगा। आर्गन भी तो स्टेबल है, ये आर्गन के पास भी जा सकता है, इसको क्या दिक्कत है? ओके, तो समझ रहे होगे तुम इस चीज को, क्योंकि थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल चीज है, समझो इस चीज को। ओके, तो अब तुम सीएल की बात करो। सीएल ने आर्गन के पास जाना है, ठीक है, इसके पास इसको जाने के लिए कम एनर्जी लगेगी। पर अगर ये ज्यादा एनर्जी लगा के नियॉन के पास जाए तो फिर भी तो मजे ही हैं, फिर भी क्या दिक्कत है? फिर भी तो ये स्टेबल ही है, ये भी स्टेबल है, इसके नीचे वाली भी स्टेबल है, इसके नीचे वाली भी स्टेबल है। कोई इसमें बुराई तो नहीं है। तुम इतना तो समझ गए कि कोई बुराई तो नहीं है। अगर अगर जो लेट्स सपोज कि यहाँ पे क्रिप्टन है, क्रिप्टन नाम की एक गैस है, तो अगर क्लोरीन जो है वो आर्गन के पास ना जाना चाहे, वो क्रिप्टन के पास जाना चाहे, तो हम रोक थोड़ी ना सकते हैं उसको। ठीक है भाई, जाना जा, तेरे को क्या कर सकते हैं हम। इतना तो समझ आ गया होगा अभी तुम्हें। ओके, तो क्या कर सकते हैं अभी हम? तो एक तो तरीका है, हम Na और Cl की एग्जांपल लेने वाले हैं अभी। अभी Na और Cl पे ही हम पीएचडी करेंगे अच्छे से। उसके बाद हम पीएचडी का एग्जाम देंगे एंड उसके बाद हम क्लियर कर लेंगे उस एग्जाम को, सो कॉल्ड जेई एग्जाम को, नीट वगैरह, सीयूटी वगैरह जो भी कर रहे हो तुम। देखो, हम पहले Na के ऊपर स्टडी करते हैं। Na के ऊपर स्टडी करने वाला हूँ हम, तो समझो इस चीज को तुम। एक तो हो सकता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के यहाँ भाग जाए, जो कि ये चाहता है, जो कि ये लाइकली चाहता है, इसको चाहिए कि मैं भाग जाऊं यहाँ से, मुझे इस मोह माया की दुनिया से उठ जाना है ऊपर, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, और ये यहाँ पे नियॉन के यहाँ पे आके इसको शांति प्राप्त हो जाएगी, इसका साइज सही हो जाएगा, इसकी एनर्जी कम लगेगी। समझ रहे होगे तुम, अगर तुमने मेरे पुराने लेक्चर देख रखे हैं तो, पुराने स्टूडेंट हो तो बढ़िया है चीज। अब देखो Na, एक तो है कि Na जो है ये कर ले लूज 1 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये स्टेबल हो जाएगा। एक और तरीका हो सकता है इसके स्टेबल होने का कि ये गेन कर ले इलेक्ट्रॉन। कितने गेन कर ले? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यानी कि अगर Na गेन कर ले 7 इलेक्ट्रॉन्स तो फिर भी हो सकता है। यानी कि अगर मैंने Na को गेन करा दिए 7 इलेक्ट्रॉन, मैंने किसी ना किसी तरीके से उसको एनर्जी दे दे के, उसको हीट कर करके मैंने उसको 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करा दिया, और वो आर्गन की जगह पे आ गया। अब वो खुश है अपनी जिंदगी में। हो सकता है ऐसा, क्यों नहीं हो सकता? तो हमने Na की एग्जांपल ली। लेट सपोज कि मैं किसकी एग्जांपल लेते हैं? यहाँ पे एक हीलियम भी होता है, मैं हीलियम नहीं बनाया, यहाँ पे हीलियम बना लेते हैं। हीलियम, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, वो भी नहीं हमने बनाया, ऐसे जो उसकी खास जरूरत नहीं है, इस कारण से नहीं बनाया। ठीक है, तो ये रही नोबल गैसेस, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, देन जैनन, क्या आती है यहाँ इसके बाद? क्रिप्टन आती है यहाँ पे, उसके बाद जैनन आती है, उसके बाद रेडॉन आती है। ठीक है, तो अब तुम धीरे धीरे इस चीज को समझो, अपने माइंड में इस चीज को उतारो कि तुम्हें अपने जो पुराने कॉन्सेप्ट है उनको थोड़ा रीबिल्ड करना होगा। मैंने जो तुम्हें पहले समझा है वो पूरा सच नहीं है। पूरा सच तुम्हें शायद अब पता चले, शायद कल तक पता चले, मुझे नहीं पता है, बट हाँ, केमिस्ट्री ऐसी ही है। तो तुम्हें अपने माइंड को वैसा ट्रेन करना होगा कि कभी भी हो सकता है कि ये बंदा झूठ बोल दे, ये केमिस्ट्री कभी भी झूठ बोल सकती है मेरे से। तो मुझे बच के रहना है इससे, मुझे कभी भी किसी चीज पे पक्का यकीन नहीं करना कि ये ऐसा ही होगा। मैंने तुम्हें पिछली बार लेक्चर में ये बताया था, पर मैंने तुम्हें ये नहीं बताया था कि ऐसा भी हो सकता है। बट हाँ, हो तो सकता है, हाइपोथेटिकली पॉसिबल तो है। अगर तुम करना चाहो तो कर भी सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी इस चीज में। गेन करा सकते हो इसको, इसको अगर लूज कराना तो ये लूज तो खुद ही कर देगा। देखो, सोचने को तो हम ये भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे अगर आर्गन है, तो अगर यहाँ पे क्रिप्टन आ जाती है तो जरूरी थोड़ी ना कि ये आर्गन पे रुक जाएगा। क्या पता इसका और मन हो, ये और थोड़ा सा एक्सेलरेट करे। कितना करेगा ये? यहाँ तक कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यानी कि अगर जो Na है
वो 15 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले, अगर वो 15 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो वो फिर भी स्टेबल हो जाएगा। पर हम इतनी आगे की स्टडी नहीं करेंगे, हमारे सिलेबस में भी नहीं है, एंड वैसे भी कुछ ऐसा कोई खास फायदा नहीं है ऐसी चीज करने का भी। समझो बस तुम इस चीज को कि ये तो या यहाँ जा सकता है या तो यहाँ जा सकता है, तुम्हें भी पता है जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता। अगर मैं तुम्हें सीधा बता रटा दूं इस चीज को, तो मैं रटाना नहीं चाहता, बस तुम इस चीज को समझोगे जितना ज्यादा, तुम्हें उतना ज्यादा मजा आएगा क्वेश्चंस करने में, स्ट्रक्चर्स बनाने में, क्योंकि अल्टीमेटली ये वाले कॉन्सेप्ट से हम स्ट्रक्चर्स ही बनाने वाले हैं, और तो कुछ डांडिया तो खेलेंगे नहीं। ओके, सो इफ आई राइट कंपाउंड नेम्ड मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस, गेस करो कि ये किधर किधर जा सकता है। एक तो हो सकता है, हम दो पॉसिबिलिटीज निकलेंगी इसकी, ठीक है। पहले लिखते हैं केस 1, उसके बाद लिखते हैं केस 2। अगर तुम लिख सकते हो तो प्लीज वीडियो पॉज करो एंड लिखो इस चीज को, ठीक है। तो आई होप तुमने कुछ ना कुछ करने की कोशिश करी होगी एंड हो भी गया होगा, कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। इसको वापस कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं, मतलब इसको लूज कितने करने हैं, दो दो लूज करेगा तो हो जाएगा, तो यानी कि एक तो बन गया Mg+2, ये बन गया। और एक और भी हो सकता है कि अगर ये गेन कर ले, कितने गेन कर ले, 1 2 3 4 5 6, अगर ये 6 गेन कर ले Mg-6, फिर भी ये स्टेबल हो जाएगा, समझे। तो अल्टीमेटली दोनों जगहों पे जाने से इसे स्टेबिलिटी ही की ही प्राप्ति हो रही है, स्टेबिलिटी, समझे। और वैसे ही हम फोस्फोरस की बात कर ले, फोस्फोरस का अपन एक केस डिसाइड कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो फोस्फोरस, देखो फोस्फोरस को अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो पहुंच जाएगा आर्गन की स्टेट पर, यानी कि शांति की स्टेट पर अगर ये 1 2 3 और ये 4, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले तो फिर भी तो पहुंच जाएगा। यानी कि अगर फोस्फोरस के ऊपर +4 का चार्ज आ गया, +4 यानी कि 4 इसने अपने शेल से उड़ा दिए। अगर तुम्हें ये नहीं समझ आ रहा तो प्लीज जाओ पीछे, शुरू से देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट पड़ी होगी, पूरी देख डालो, एंड तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस चीज में। एंड आगे देखो, और इसको गेन कितने कर लेनी चाहिए फोस्फोरस को, अगर इसको यहां तक पहुंचना है तो ये 3 गेन कर लेगा तो ये पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इस चीज में। एंड यहाँ पे छोटी सी गलती होगी, यहाँ पे मेरे को 5 लिखना था, 4 लिख दिया गलती से। हाँ ठीक है, और भी चीजें हो सकती हैं, करने को तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, ऐसे बनाने को तो बना सकते हैं हम। तो तुम्हें समझ आ रहा है क्या कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? ठीक है, अब तुम्हें इतना तो समझ आ गया, तो यानी कि अब हम थोड़ा सा और आगे प्रोसीड कर सकते हैं अपनी लाइफ में, यानी कि अपनी केमिस्ट्री में, क्योंकि यही हमारी लाइफ है ना। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इरेज कर लेते हैं। करने को तो फर्स्ट ग्रुप में भी हम, फर्स्ट सेकंड पीरियड पे भी हम कर सकते हैं, पर हम थर्ड पीरियड पे अपना ऑपरेशन करेंगे ताकि थोड़े से और मजे आए हमें। ओके, तो अब हमें लिखना है, अब जस्ट हम डेटा लिख रहे हैं क्योंकि हमें डेटा पता है, डेटा यानी कि वो वाला डेटा कि कितने लूज करेगा तो स्टेबल होगा, कितने गेन करेगा तो स्टेबल होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे प्लस का मतलब लूज और माइनस का मतलब गेन, तो हम काउंट करते हैं ना कि मैग्नीशियम को कितना चाहिए, गेन अगर करता है तो कितना करता है, अगर लूज करता है तो कितना करता है स्टेबल होने के लिए। ठीक है, अगर तुम खुद कर सकते हो तो वीडियो पॉज करो एंड ट्राई करो। ओके, तो Na के ऊपर प्लस का चार्ज कितना आ सकता है, प्लस का 1 आ सकता है ना, प्लस का 1 आ सकता है, क्योंकि अगर ये 1 लूज करेगा तो नियॉन के पास चला जाएगा। और माइनस का कितना आ सकता है, यानी कि गेन कितने कर सकता है ये, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी कि यहाँ पे एक -7 का चार्ज भी हो सकता है। अभी हम जस्ट पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं, आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे देखो, मैग्नीशियम को कितने लूज करने चाहिए, ये 2 करेगा तो मेरे हिसाब से ये पहुंच जाएगा, और अगर गेन करेगा तो कितने करेगा, 3 और 3 6, ठीक है। इसको अगर 6 गेन करेगा तो फिर भी ये अपनी शांति वाली स्टेट पे पहुंच जाएगा। एल्यूमिनियम की बात करते हैं, एल्यूमिनियम कितने लूज करेगा, यानी ये देखो 1 2 एंड नियॉन वाला एक 3, यानी कि +3, अगेन नहीं लूज, 3 लूज करेगा तो ये शांति वाली स्टेट पे पहुंच जाएगा। और ये सिलिकॉन इसका भी देखते हैं, यहाँ भी रहता है, और ये कितने गेन करेगा कि ये फिर से उसी स्टेट पे पहुंच जाए, यानी कि आर्गन वाली स्टेट पे, आर्गन वाली स्टेट पे पहुंचने के लिए इसको कितने चाहिए, 1 2 3 4 एंड 5। तो यानी कि अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, खुद के शेल के अंदर दोबारा से एंटर करा लेता है,
किसी तरीके से करा लेता तो हो जाएगा इसका काम। वैसे तुम सिलिकॉन का चेक करो, इसका +4 आएगा, इसको 4 चाहिए, 4 इसको लूज करने हैं। और फोस्फोरस को कितने लूज करने चाहिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम? 5 करने चाहिए, और कितने? गिन के देख लो, तुम गिन के देख लो। उसके बाद सल्फर को 6 करने चाहिए, और कितना? और क्लोरीन को 7 करने चाहिए। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सर हमने इतना तो कर लिया, अब हम ऊपर वाला भी कर लेते हैं। सिलिकॉन को कितने गेन करने चाहिए? सिलिकॉन कितने गेन करेगा कि वो आर्गन की स्टेट पे पहुंच जाए? मैं कहता हूँ 1 2 3 और 4। मैं कहूँगा 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। ठीक है, अब हम देखते हैं पैटर्न्स ढूंढते हैं। अगर मैं पैटर्न कोई ढूंढ पाऊंगा तो मेरे लिए फायदे की बात है। एक तो मेरे को पैटर्न दिख रहा है, कि अगर अगर मैं इसको सीधा प्लस करता हूँ, -7 + 1, तो इसका आंसर क्या आएगा? -6। ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे प्लस करता हूँ, -6 + 2, तो इसका आंसर आएगा -4। ठीक है, कुछ होगा ऐसा कुछ, पर फिर मेरे को लगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा है। बट हमें तो पैटर्न्स ढूंढने हैं, हमें तो कुछ नहीं पता, हम तो बस साइंटिस्ट हैं, हम लोग तो रिसर्च कर रहे हैं अपनी। तो अगर तुम माइनस के चार्ज को छोड़ो, जस्ट तुम ऐसे देखो, तुम ऐसे देखना चाहो इन चीज़ों को, इनको, इसको देखो, मैग्नीशियम को देखो, एल्यूमिनियम को देखो, सिलिकॉन को देखो, फॉस्फोरस को देखो, तो तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम इनको प्लस करते हो, ये माइनस वाले को छोड़ो, माइनस को तुम मैथ्स वाला सिग्निफिकेंस मत लो ना माइनस में तुम दूसरा सिंपल सिग्निफिकेंस लो कि बस माइनस रखा हुआ है पर इसका कोई फायदा नहीं है तो +7 ही। इसको देखो 6 + 2, इसको देखो 5 + 3, इसको 4 + 4, 3 + 5, 6 + 2 एंड 1 + 7। तो मैंने फिर और देखा तो मुझे लगा इसका आंसर भी 8, इसका भी 8, इसका भी 8। भाई साहब, ये तो कुछ अजीब हो गया। ठीक है, 8 आ रहा है आंसर। अब बढ़िया है, क्योंकि मेरे को लग रहा है अब मेरी लाइफ जो है पटड़ी पे आ चुकी है, अब मुझे इतनी दिक्कत नहीं होगी चीजें देखने में। तो हम्म, तो हमें इतना पता चल गया कि जो अपना मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम से शुरू करते हैं। मैग्नीशियम है, ये 2 लूज कर सकता है, मैक्सिमम तो मैक्सिमम ये 2 लूज कर सकता है। मैक्सिमम करने को तो ये तुम कह सकते हो कि ये इधर ऑल द वे तो बैक अप जाके यहाँ पे हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन पे चला जाएगा। ये जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता? जा सकता है, बट नहीं जा सकता। समझो तुम इस बात को कि हमारे सिलेबस में ये चीजें नहीं जा सकती, हम बस यहीं तक सीमित है कि अगर कोई कंपाउंड ये है, या तो यहाँ जा सकता है, या तो ऊपर जा सकता है, या तो यहाँ जा सकता है, या तो ऊपर जा सकता है। बस इतना तुम समझ लो, एंड समझ लो, बस इतना ही समझ लो। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक जनरलाइजेशन बनाने वाला हूँ। Na, Mg और एल्यूमिनियम, बाकी के लिए बना देंगे। तो ये मैक्सिमम एक गेन कर सकता है, तो 1 गेन कर सकता है। एंड नो 1 नहीं, 7 थे, सॉरी। देखो प्लस माइनस में बहुत बारी दिक्कत हो जाती है, मेरे को भी ये जैसे अभी हो गई थी, तो बट मैंने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, तो तुम भी आइडेंटिफाई कर लिया करो, प्लस माइनस में दिक्कत ना हो कभी भी। ठीक है, तो 7 तो ये मैक्सिमम गेन कर सकता है, और ये लूज कर सकता है 1। मैग्नीशियम की बात करें तो वो कर सकता है गेन कर सकता है 6 कर सकता है गेन, और लूज कर सकता है 2। वैसे ही ये 5 कर सकता है एल्यूमिनियम लूज, और गेन 5 कर सकता है गेन, एंड 3 कर सकता है लूज। समझ समझ गए होगे कि अगर ये वापस जाएगा तो नियॉन तक पहुंचने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इतना तो तुम्हें भी समझ आ रहा है और मुझे भी समझ आ रहा है। तो जस्ट हमने एक जनरलाइजेशन बनाने की कोशिश करी कि हो क्या रहा है यहाँ पे। तो फिर इसी चीज को आगे जाके इसी इन्वेंशन जो भी कह लो, इस चीज को ऑब्जर्वेशन कह लो, इसी चीज को उन्होंने नाम दे दिया कि ये चीज जो है ये है ऑक्सीडेशन नंबर। अब तुम समझ गए होगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। जिनको पता है ऑक्सीडेशन नंबर का, उनको पता होगा। क्या तुम एक्स लेके उसको ढूंढते लगते रहते हो एक्स को? तुम्हें समझ आ रहा है कि क्या
हो क्या रहा है, गेम काम कैसे कर रहा है। अगर तुम्हें पता चल गया गेम काम कैसे कर रहा है, तुम्हें तुम्हें सब पता है गेम के मैकेनिक्स क्या काम करते हैं, गेम का कौन से कैरेक्टर की क्या एबिलिटी है, तो सब खत्म है, एनिमीज खत्म है फिर। तो हमारे एनिमीज हैं ये क्वेश्चंस, क्योंकि अगर तुम्हें पता है कि कौन सा एलिमेंट की क्या एबिलिटी है तो बस मजे ही मजे फिर तो जिंदगी के। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि ऑक्सीडेशन नंबर इसी चीज को कहते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर हर एलिमेंट के लिए दो हो सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर दो हो सकते हैं, मिनिमम टू मिनिमम जो। ओके, सो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कब होगा इसका एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कब होगा। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इसका मतलब है, इसका मतलब केमिस्ट्री में है कि लूजेबल इलेक्ट्रॉन्स, वो बंदा कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है। जैसे मैंने तुम्हें mg दे दिया, मैंने कहा इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर बताओ मुझे, मैक्सिमम ये कितने लूज कर सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने करेगा ये, तुम कहोगे +2। मैंने कहा इसका मिनिमम बताओ, mg का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि वो कितने गेन कर सकता है, तो वो हो गए -6। अभी ये तुम्हें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, याद तो ऐसे ही हो जाएगा ये, जस्ट तुम्हें समझना होगा इस चीज को, बस दैट्स इट। मैंने कहा एल्यूमिनियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तुमने कहा, तुमने अपना दिमाग चलाया लूजेबल इलेक्ट्रॉन, जितने को प्लस का कितना चार्ज आया, तुमने कहा +4। और तुमने कहा, मैंने कहा तुम्हें कि गेनेबल कितने हैं, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है अपने अंदर, तुमने कहा वो 5 को कर सकता है। मैंने कहा ठीक है, फिर 5 को लिख दो, ये रहा आपका आंसर। तो ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हें समझ आया कि मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो इसका बकायदा ऐसे टेबल बना देते हैं टीचर, जैसे इसका +1 है, इसका +2 है, इसका +3, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी समझाया जा सकता है, बट वही है कि वो थोड़ा रटिफिकेशन वाली चीज हो जाएगी एंड हमें तो नहीं चाहिए, हमें जब चाहिए होगी वो चीज तो हम जरूर समझाएंगे। बट हाँ, फिलहाल के लिए इतना काफी है कि ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में तुम्हें थोड़ा सा ज्ञान है, बाकी ठीक है। तो अब देखते हैं फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर। अब आती है बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात कि मैं इन एलिमेंट्स का कैसे ढूंढूंगा ऑक्सीडेशन नंबर, अरे ये तो पता नहीं क्या एलिमेंट्स है। बात सुनो, रुको, मेरी बात समझो इस चीज को। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढने वाला हूँ, ठीक है। मैं इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढने वाला हूँ एंड फिर तुम वीडियो पॉज करोगे एंड तुम फिर इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढोगे एंड फॉर श्योर जहां, जब तक मैं यहां तक पहुंचूंगा ना, तुम्हें आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। देखो क्या करना है तुम्हें, क्या करना है, क्या करना है। तो लेट्स मूव। देखो किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढा जा सकता है, अगर मैं चाहूं तो मैं इसका भी ढूंढ सकता हूँ, ऑक्सीजन O4 का, H3 का, पर उसके लिए मुझे बाकी दोनों का पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर। एंड अच्छी बात यह है कि अगर तुम्हें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कहना है, ऑक्सीजन का नंबर कहना है, तुम्हें किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर अज्यूम करना है, जैसे मुझे हाइड्रोजन का अज्यूम करना है, मुझे क्या पता कि मैं मैक्सिमम लूंगा या मिनिमम लूंगा। तो इसके लिए तुम यही चीज कर सकते हो कि तुम जितना भी ऑक्सीडेशन नंबर है, लेट सपोज कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसके नीचे आती है ना, यहीं पे होती है, यहीं पे इसके ऊपर होती है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के भी लिए भी ये सब चीजें वैलिड होंगी। तुम्हें ये चीज को समझना होगा कि ये पूरा नीचे तक वैलिड होगा, ये सब सबके लिए वैलिड होगा। ये ऊपर की जो छोटी सी चीज मैंने बताई है कि अगर इसको -7 ये गेन कर सकता है तो ये +1 को लूज कर सकता है, ये सभी के लिए होगा। हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सो सॉरी अबाउट दैट। हाइड्रोजन वही है कि वो गैस ही अलग है, क्योंकि वो पहले नंबर पे, अभी वो -7 गेन तो कर लेगी, एक लूज करेगी तो खत्म ही हो जाएगी, या वो एक आयन बन जाएगा, बाद में देखेंगे इसके बारे में, बट हाँ ठीक है। लाइक लिथियम, Na, इन सब का तुम कहोगे, इनका इन सभी का जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकते हैं ये लोग, तो वो होगा -7 एंड जो लूज कर सकते हैं वो है 1। ओके, तो अगर मैं ऑक्सीजन का देखूं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है वो मैक्सिमम कितने लूज कर सकती है, वो 6 कर सकती है, पर वो गेन कितने कर सकती है, 2 कर सकती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ऑक्सीजन का मैं रखने वाला हूँ। ऑक्सीजन मतलब तुम्हें जब भी करना है ना, यहाँ पे कुछ भी अज्यूम करना है ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के बारे में, तुम्हें चेक करना है इनके बारे में गेनेबल इलेक्ट्रॉन्स, गेनेबल ये कितने और गेन कर सकते हैं। बस तुम्हें ये करना है, लूजेबल इलेक्ट्रॉन्स के पीछे मत भागना, क्योंकि उससे फिर ऑक्सीडेशन नंबर पे दिक्कत आएगी।
आई थिंक हमें भी वो टेबल बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम कहोगे कि पता नहीं क्या ही पढ़ा दिया हमें। तो चलो देख लेते हैं। ये रहा, इतना सा बना देते हैं इसको, और इसको थोड़ा सा आगे बना दें, और यहाँ पे नीचे डी ब्लॉक आ जाएगा, इसके नीचे कुछ एलिमेंट्स आ जाएंगे, एंड यहाँ पे यहाँ से शुरू करते हैं। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। अभी मैं तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर एक और नए कॉन्सेप्ट से समझाने वाला हूँ, जो कि है, गेस करो क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हमारा फेवरेट कॉन्सेप्ट। चलो इनको मैं लिख लूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, तुम्हें भी आता ही होगा ये लिखना। हीनियम, आर्गन, क्रिप्टन। ठीक है, मैंने थोड़ी सी गैसेज लिख ली है यहाँ पे। तो इन सब का पहली बात तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर पहले मैं सिखाता हूँ कि इनका तुम्हें जब अज्यूम करना है, लेट्स सपोज तुम्हें अज्यूम करना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तुम्हें किसी कंपाउंड का ढूंढना है, तो तुम्हें एक दो चीजें तो अज्यूम करनी पड़ेंगी। पहले मैं बता दूं, ये चीजें तुम्हें अज्यूम करनी पड़ेगी। H3 एंड PO4 तुम्हें अज्यूम करना पड़ेगा कि ये इनके गेनेबल कितने होंगे। ठीक है, तो तुम इनके अंदर लूजेबल भी नहीं डाल सकते, गेनेबल ही चेक करना पड़ेगा कि ये गेन कितने कर सकते हैं, ऑक्टेट कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है जल्दी से जल्दी, बस तुम्हें गेनेबल चेक करने हैं। तो इनका तुम जस्ट ऐसे रट्टा लगा सकते हो कि इसका होता है +1, इसका होता है +2, इसका होता है +3 ऑक्सीडेशन नंबर, इसका होता है +4। ओके, अब बारी आती है थोड़ी सी अलग हो जाती है यहाँ पे कहानी। देखो यहाँ पे, अब तुम देखो यहाँ पे आ जाती है भूख, यहाँ पे आ जाती है भूख यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो तुम ये अज्यूम करो कि इसको इधर जाना आसान है या इसको हीलियम के पास जाना आसान है। बोरोन को, इसको हीलियम के पास जाना आसान है या इसको क्या नाम है इसका, नियॉन के पास जाना आसान है। ठीक है, तो नियॉन के पास अगर ये जाएगा तो इसको इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा तब ये पहुंचेगा नियॉन के पास। और अगर इसको हीलियम के पास जाना है तो ये 3 को लूज करेगा और भाग के चला जाएगा वहां। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे काम आती है। तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो +1 होता है, इन सब का, फर्स्ट ग्रुप वालों का, सेकंड वालों का +2, एंड उसके बाद जो अपना 13th ग्रुप होता है इसका +3, 14th ग्रुप का +4। गेस करो 15th ग्रुप का क्या होगा? +5 नहीं होता, क्योंकि वही है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ डोमिनेट कर रही है, इन पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये डोमिनेट कर रहा है, इन पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये लोग डोमिनेट कर रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, ये -3 की तरफ जाएगा। -3 यानी कि ये 3 अब गेन करने इसके लिए आसान है, इसके लिए 3 गेन करने आसान है, ना कि वो 4 लूज करने। कितने लूज करेगा? 1 2 3 4 5, इसको 5 लूज करने पड़ेंगे तब ये हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंचेगा। और 5 लूज करने आसान है या 3 गेन करने आसान है? 3 ना, नंबर भी देख लो कि 5 वाली मेहनत करोगे 3 वाली करोगे। ज्यादातर लोग 3 वाली करेंगे, तो ये लोग भी आलसी हैं, ये लोग भी 3 वाली करेंगे, तो ये लोग भी ऐसे ही करते हैं। तो बस इस चीज को समझ जाओ यहाँ पे। ठीक है, तो ये है हमने रेक्टिफिकेशन वाली ट्रिक, वो थी हमारी अमीर बच्चों वाली ट्रिक जो हमने अपनाई थी वहां पे। ये है थोड़ी सी रट्टे वाली, अगर करना चाहो तो कर भी सकते हो इसको। अच्छी है, मतलब जल्दी हो जाता है इससे क्वेश्चन। तुम्हें उससे उससे तो फिर तुम्हारा वही है ना कि तुम्हारा माइंड बिल्ड हो गया वैसे तो, और अब तुम मजे से कर सकते हो इन चीजों को, अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर तुमको इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, तो अनफॉर्चुनेटली इनका ऑक्सीडेशन नंबर बिल्कुल 0 होता है। अनफॉर्चुनेटली क्या तुम्हें पता ही है क्यों होता है? ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन हेयर। तो हमने वहां उस टेबल जो हमने पीछे बनाया उसमें मैंने क्या लिख रखा है? उसमें मैंने लिख रखा है कि जो अपनी ऑक्सीजन है, जो मेरी ऑक्सीजन है वो तो है -2, और जो अपने यहाँ हाइड्रोजन है वो है +1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इस चीज में। अब क्या करना है? अब हमें ये अननोन फाइंड करना है, ये एक अननोन है हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, H3 है, यानी कि 3 × 1 कर दो, 3 × +1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बस जस्ट मैथ है ये, अब कुछ नहीं है यहाँ पे। P को तुम क्या रख सकते हो? P को तुम X रख लो, और O4 लिख रखा है, यानी कि O4 यानी कि हमें एक O का ये पता है कि -2 होता है। अगर मैं O4 कर दूंगा यानी कि 2 -2 × 4, तो ये कितना हो जाएगा? -8
यहाँ पे -8 लगेगा, यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे -8 आएगा। -8 इज इक्वल टू, तुम कर दो इस चीज को 0 के। बस अभी सॉल्व करना है इसको, दैट्स इट। ऐसे होगा ये 3 हो जाएगा ये सिंपल। प्लस x -8 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे, -8 था इस साइड, हो गया +8 हो गया, और ये प्लस का 3 था यहाँ पे माइनस का 3 आ गया। x की आंसर क्या आया, x का आंसर आया 3 4 5 6 7 8, यानी कि +5। तो फॉस्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है। एंड क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारा? कहाँ गया वो? ये रही +5, ये देखो, ये रही +5। समझ गए होगे तुम कि हमने क्या यहाँ पे क्या किया है। अभी तुम आगे आगे देखो होता है क्या, आगे तो मजे आने वाले हैं। तो बस समझो इस चीज को, समझते जाओगे जैसे जैसे, वैसे वैसे तुम्हारा वही बढ़ता जाएगा, दिमाग ज्ञान तुम्हारा बढ़ता जाएगा। इसको इरेज कर देते हैं, इसको यहाँ पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं इस चीज में। अब आगे देखो, H3 है, यानी कि 3 प्लस किया, x प्लस किया, इसमें O2 क्या होता है? 2 तो होता ही, -2, तो 2 को कर दो मल्टीप्लाई -2 से, यानी कि -4 आ जाएगा उसका आंसर। इज इक्वल टू कर दो 0 के। बस तुम देखो, देखने से काफी चीजें आ जाएंगी तुम्हें। -4 इस साइड आ गया, +4 ये था, इसके साथ +3 था इस साइड, तो इस साइड आएगा तो -3 ना आ जाएगा। x इज इक्वल टू 1 ना हो जाएगा, +1। बिल्कुल सही बात है, इस वाली के लिए कॉन्फ़िगरेशन ये हो गई, कॉन्फ़िगरेशन नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, तो और देखते हैं, और देखते हैं, और देखते हैं। हाँ, और तुम अभी ये मत कहना कि इसकी तो +5 आई थी और इसकी +1 क्यों आ गई। अबे ये तो दिमाग लगाओ कि मैंने ऑक्सीजन भी तो कम कर दी, यहाँ से मैंने ऑक्सीजन भी तो कम कर दी, तो इस कारण से आंसर में तो फ्लक्चुएशन आएगी ही आएगी। तो ये रहा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, यही है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने का तरीका। तुम्हें सब समझ आ चुका होगा अब तक। बस अब बस सॉल्व करना है हमें। H4 यानी 4 प्लस, अब लिखा है 2p P2, तो यानी कि मैं क्या करूंगा 2x कर दूंगा इस चीज को, और प्लस में O7 यानी कि 7 7 14, यानी कि -14 इसका आंसर आएगा। मैथ्स आता है ना, तुम्हें सब आता है, फिर मैथ्स आना चाहिए इस चीज को करने के लिए। x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, ये x इज इक्वल टू आ जाएगा, आई थिंक x इज इक्वल टू आ जाएगा 5 आ जाएगा, x इज इक्वल टू देख लेना, +5 आ जाएगा, x इज इक्वल टू +5। बस दिमाग में करने की कोशिश करो इन सब चीज़ों को, इतना कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है इन पे। अब इसको देखो, H3 यानी कि +1 प्लस x -6, 6 -1 यानी कि x इक्वल टू +5। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और याद रखो, तुम्हें बस इसको देखना है, मैंने सॉल्व करने को तो कहा ही नहीं। अब देखो H4 है, यानी कि 4 प्लस में 2x प्लस में O5 यानी कि 5 इंटू -2 यानी कि -10, माइनस 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 बड़ा सा माइनस डालो यहाँ पे 10 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 -4/2, यानी कि x हो जाएगा 6/2, यानी कि x इज इक्वल टू हो जाएगा +3, x इज इक्वल टू +3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट इक्वेशन, क्या कह रही है वो, फिर ये इस वाली को देखो, इस वाली 4 प्लस x -6 6 12 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 12 -4, यानी कि x इज इक्वल टू 8। हाँ, आई थिंक यही है, कुछ गलती कर रहा हूँ तो मेरे को बताना, बट हाँ। Okay, now let's move on to next compound H3PO5। H3PO5 यानी कि 3 हाइड्रोजन प्लस करा इसमें से मैंने एक x, माइनस करा मैंने इसमें से 10 कैसे आया, मैंने 5 इंटू -2 कर दिया, इससे 10 आ गया। अब देखो तुम x इज इक्वल टू क्या आया 10 माइनस
3, यानी कि x इज इक्वल टू आ गया प्लस क्या 7, इसके ऑक्सीडेशन नंबर हो गया प्लस का 7। ओके, तो ये भी हो गया। अब बस एक लास्ट रह गया हमारा, उसके बाद तुम्हारी बारी है करने की, तुम करने वाले हो अगले क्वेश्चंस। अब देखो H4 यानी कि 4 प्लस में क्या करा P2 यानी कि 2x प्लस में माइनस में 8 8 8 16 यानी कि इतना हो जाएगा। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा 16 प्लस का हो जाएगा और अपॉन में 2 आ जाएगा और माइनस में 4 आ जाएगा, यानी कि 12/2 यानी कि x इज इक्वल टू प्लस 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। कोई इसमें बड़ी बात नहीं थी, बहुत ही बेसिक मैथ्स था और कुछ नहीं था। तो चलो सर, ये रहे हमारे आंसर्स। अब आपके आंसर्स की वेट कर रहे हैं हम। क्या करो, वीडियो पॉज करो एंड ट्राई करो। जो मैंने कहा है ये लिख रखा हो, ऑक्सीजन है -2 एंड हाइड्रोजन है +1, दैट्स इट। इसके बिना कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, और इसके अलावा कुछ आएगा नहीं तुम्हें। इसके अलावा तुम्हें ऑक्सी एसिड में कुछ भी नहीं है, यही चीजें काउंट करनी है। उसके बाद ऑक्सी एसिड निकालते हैं, उसके बाद फिर स्ट्रक्चर्स बनाएंगे और फिर उसके बाद जिंदगी सफल हो जाएगी हमारी। चलो, आई होप सो आपने कुछ ना कुछ करने की कोशिश करी होगी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। देखो यहाँ पे है 2 प्लस करा मैंने, इसमें से एस को मैंने एक्स मान लिया, सल्फर एक्स मान लिया मैंने, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन तो मुझे पता ही नहीं है। ठीक है, मुझे नहीं पता इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, और इसमें से मैंने दिया प्लस, ये आ गया -8 आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस यानी कि प्लस का 8 इधर 6 आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू +6, इसका एक्स आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2, यहाँ पे प्लस का था, यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा, और यहाँ पे ओ 6 था, -6 था, यहाँ पे प्लस का 6 आ जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू प्लस का 4 आ जाएगा। अभी तुम बस इसको माइंड में करने की कोशिश करो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। यहाँ पे x इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस का था, इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि -2। ऑक्सीजन यहाँ पे -4 का हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू -2 का हो जाएगा। ये भी हो गया। अब देखो इसको, x इज इक्वल टू ऑक्सीजन यानी कि -10, इस साइड हो जाएगा प्लस का 10, और यहाँ पे 2 प्लस का था, यहाँ पे इस साइड हो गया माइनस का, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस प्लस का 8। ये आ गया। अब यहाँ पे देखो इस वाले का देखते हैं क्या होगा। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 6 12, यानी कि 12 यहाँ पे लिख दो और माइनस कर दो उसमें से 2, यानी कि x इज इक्वल टू प्लस का 10। कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। अब यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 16 - 4 हो जाएगा। यही हो जाएगा, 16 - 4 हो जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 12 प्लस का 12। अब तुम इसको देख लो, इसको देख लो, इसको देख लो। x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -6 इस साइड होगा, +6 उस साइड हो जाएगा, 6 यानी ऐसे, और माइनस इसमें से 5 यानी माइनस इसमें से 1, यानी कि x इज इक्वल टू +5। कोई बड़ी बात नहीं थी इसको निकालना। अब तुम इसको देख लो, इसको यहाँ पे कर लेते हैं हम। S2 यानी कि 2x इज इक्वल टू 8 8 16, यानी कि 16 इस साइड आ जाएगा, और माइनस कर दो इसे इसमें से 2, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 14 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। बस मेरे को पता है, खुद करके देख लो, x इज इक्वल टू 7। तो हाँ जी, अब तक तुम्हारा हो चुका होगा कि यार अब तक तो भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें, कि मैंने इतना तुम्हें करा दिया ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए फिर आगे मूव ऑन करते हैं, एंड इनको मैं इरेज भी कर दे रहा हूँ, क्योंकि नोट्स में ये लोग नहीं आएंगे। तो नोट्स में अगर तुम नोट्स देख रहे हो तो इसको खुद सॉल्व करो, खुद सॉल्व करो इन चीज़ों को। ऐसे ऐसी चीज़ें तो यार मज़े आते हैं इन चीज़ों को सॉल्व करते हुए, क्योंकि यही होती हैं आसान चीज़ें इन केमिस्ट्री। बाकी तो इतना टफ टफ पड़ी हैं चीज़ें, बाकी तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, अभी तुम मेरे से पढ़ रहे हो, कुछ नहीं होता। ओके, तो अभी तुम क्या करो, अभी वीडियो को पॉज करो एंड थोड़ा सा ठंडे दिमाग से बैठो कहीं पे, एंड शांति से बैठो, कुछ काम धाम मत करो, बट हाँ थोड़ा सा समझो कि तुमने अभी क्या क्या पढ़ा है, क्योंकि बहुत बड़ा चंक ऑफ नॉलेज तुम्हें अचानक से मिल रहा है।
तो थोड़ा सा ऐसे हो जाता है कई बार कि तुमसे ऐसा ना हो कि तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओ और तुम पढ़ो ही ना इस चीज को, तो जाओ और पढ़ के आओ। ओके, तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट, थोड़े से आगे आ जाएंगे इस चीज पे। By previous study, we can observe that oxygen was added or removed and H atom was also added or removed. समझ गए होगे तुम? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे H3PO4 था, यहाँ पे देखो H3PO2, यानी कि मैंने इससे 2 ऑक्सीजन माइनस कर दिया, मतलब उड़ा दिया, 2 ऑक्सीजन उड़ गया यहाँ से, यहाँ पे कहीं ज्यादा हो गया, यहाँ पे कुछ और कम हो गया। तुम अभी अभी छोड़ो इस चीज को, अभी तो इस चीज के बारे में मेरे को बताना भी नहीं है। तो अगर अगर मैं H2SO4, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। H2SO4 तुमने बहुत सुना होगा, बहुत इसका नाम सुना होगा, काफी दमदार लड़का है ये। इसका भी नाम सुना होगा H3PO4, इसको कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड, इसका काम सुना होगा। इसको थोड़ा सा तुम कम जानते होगे, इसको हर कोई जानता है इस भाई को। तो H2SO4 बहुत ही क्लासिक बंदा है, एक एसिड्स की एग्जांपल जब आती है तो इसका नाम सबसे पहले आता है। ठीक है, अब तुम यहाँ पे देखो, अब तुम यहाँ पे देखो इसके क्या क्या वेरिएंट्स हो सकते हैं। अगर मैं इससे एक ऑक्सीजन उड़ा दूं, रहेगा तो ये सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि इसमें सल्फर है। जब तक इसमें O एंड H प्रेजेंट है ना, जब तक इसमें O एंड H है तब तक ये एसिड ही रहेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अगर मैंने तुम्हें कह दिया, अगर तुमने किसी हिसाब से इसमें से H तो निकाल ही दिया, तुमने इसमें से H भी निकाल दिया, यानी कि S बच गया अकेला और O3 बच गया ना भाई, ये एसिड नहीं है, ये इसको नकार दिया जाएगा पूरी तरीके से। H तो होना ही चाहिए एटलीस्ट, अगर 1H होगा ना, तो अगर तुम ऐसे भी करोगे या 1H होगा और तुम ऐसे भी कर दोगे, ऑक्सीजन एक कर दोगे, फिर भी एसिड रहेगा। और हम बात करें ऑक्सी एसिड की, अगर बात करें एसिड, तो एसिड तो रहेगा, ये HS एसिड तो है, पर ये ऑक्सी एसिड नहीं है। तो हमें चाहिए था ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड यानी ऑक्सीजन। ऑक्सी एसिड का मतलब ही है, वही है वो कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दोनों एक एक हों, जरूर हों, बाकियों का पता नहीं, ये तो होने चाहिए। ठीक है, इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो थोड़ा रोको, वीडियो को पॉज करो, दिमाग लगाओ, थोड़ा समझो इस चीज को। ठीक है, तो अब क्या आता है, अब क्या आता है, यहाँ पे कहाँ आ गए हम, यहाँ पे देखते हैं। अब देखो, क्या इसका नाम तो चल ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। लेट सपोज कि मैंने इसमें से किसी हिसाब से कोई रिएक्शन कराई और एक ऑक्सीजन निकल गई इसमें से, H2SO3 रह गया ये। तो अगर इसको समझो, तुम अगर तुम लैब में काम कर रहे हो, लैब में काम कर रहे हो और तुम्हारे कोवर्कर ने कहा कि H2SO4 लेके आओ, ठीक है, तुमने H2SO4, उसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ था, और जस्ट इमेजिन करो कि इसके ऊपर भी सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ है, इसकी स्ट्रेंथ कम है, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, यानी कि ये ज्यादा तेजी से रिएक्ट करता है, ये थोड़ी कम तेजी से रिएक्ट करता है, तो उसे चाहिए था ज्यादा वाला। क्योंकि उन दोनों के ऊपर नाम सेम था, इसका भी सल्फ्यूरिक एसिड नाम था और इसका भी सल्फ्यूरिक एसिड नाम था, क्योंकि तुम्हें पता भी नहीं चला और उसका नाम भी सेम था, तुमने उसको ये दे दिया और पूरी रिएक्शन गड़बड़ हो गई, जो तुम मेजर करना चाह रहे थे वो पूरा गड़बड़ हो गया। इन्हीं चीजों से बचने के लिए क्या किया गया, देखो एसिड एक तो होता नहीं है, एसिड एक तो होता नहीं है कभी भी। देखो, जैसे तुम कभी चाय बनाते हो, चाय का एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छी एग्जांपल है। सोचो तुमने सुबह चाय बनाई, सुबह चाय बनाई, तुम सोचो तुमने रात को भी चाय बनाई, तो क्या सुबह वाली चाय और रात की चाय पूरी एक जैसी होगी, बिल्कुल एक एक चीज बराबर होगी? नहीं, कभी भी नहीं होगी। अंटिल द एंड ऑफ यूनिवर्स तुम कितनी भी चाय बना लो, उन चाय का स्वाद अलग होगा एक दूसरे से, चाहे माइन्यूट सा हो, बिल्कुल थोड़ा सा, इतना थोड़ा कि पता ही ना चले, हाँ चाय का स्वाद अलग होगा। ये है, ऐसा ही होता है यूनिवर्स। किसी में क्या हो जाएगा, किसी में थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगा कुछ, किसी में तुम दूध ज्यादा उबाल दोगे, कुछ भी हो सकता है, किसी में एक तिनका चीनी का ज्यादा चला जाएगा, किसी में थोड़ी सी इलायची ज्यादा चली जाएगी। तो समझ रहे हो तुम, चाय की एग्जाम्पल बहुत अच्छी है, मैं सभी को यही एग्जाम्पल देता हूँ कि तुम चाय को एग्जाम्पल देख के देखो, तुम सुबह देख रहे हो, तुम 10 चाय बना रहे हो, 10 के 10 का टेस्ट अलग होगा। वैसे ये है,
तुम इसके कितने भी वेरिएंट बना सकते हो। इसके वेरिएंट तो बहुत सारे बन सकते हैं जब तक ये एसिड है। जब तक एसिड की वेरिएंट हम बात कर रहे हैं, जब ये बेस बन जाएगा तो तब भी देखेंगे, बट हाँ एसिड की बात कर रहे हैं हम, उसके कितने सारे वेरिएंट बन सकते हैं हम बना के देखते हैं। वेरिएंट बनाने में क्या सारा है, वेले बैठे हम तो H2SO 4 भी 4 था, फिर हमने 3 करा, अब मैं 2 कर देता हूँ। इसके बाद मैं H2SO 1 भी कर देता हूँ। वन वन लिखो या ना लिखो एक ही बात है। तो अब मैं H, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे मैंने सिंगल कर दिया, अब H2SO भी कर देता हूँ। क्या कर लोगे मेरा, क्या उखाड़ लोगे तुम, मैंने कर दिया। देखो अभी ये 3-4 अलग अलग तरह के एसिड बन चुके हैं। ये 1 2 3 4 5 एसिड अलग अलग तरह के बन गए। तो अगर लैब में 5 एसिड एक ही जगह पड़े हैं, ये 1 2 3 4 और 5, और सभी का नाम ही सल्फ्यूरिक एसिड है। ये वाला लेट्स सपोज किसी दवाई में यूज होता है, ये वाला फर्टिलाइजर में यूज होता है, ये वाला जो है ये किसी भी ऑपरेशन थिएटर में यूज होता है, ये वाला एनेस्थीसिया में यूज होता है। हालांकि होते नहीं है, बट हाँ हम जस्ट बात कर रहे हैं ना। एंड लेट्स सपोज कि ये किसी कंस्ट्रक्शन के काम में यूज होता है, बहुत ही ज्यादा तगड़ी चीज है ये। ओके, तो अगर तुम मेरे को वर्क करो, मैंने तुम्हें कहा कि जूनियर जाओ लेके आओ, तुम पूछे कौन सा एसिड, मैं कह रहा हूँ सल्फ्यूरिक एसिड। अभी तुम्हारे पास 5 सल्फ्यूरिक एसिड पड़े हैं, तुम कौन सा लेके आओगे। यही दिक्कत आई केमिस्ट लोगों के पास। तो केमिस्ट लोगों ने मिलके, सब ने मिलके कुछ रूल्स डिफाइन कर दिए कि हर जो एसिड होगा, सल्फ्यूरिक का होगा, फास्फोरस का होगा, वो अलग अलग तरह के उनके नाम होंगे। समझ रहे हो इस चीज को, कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए तुम्हारे लिए। इतनी ज्यादा बेसिक चीज से उठा रहा हूं मैं। अगर नहीं समझ आता, चाय की एग्जांपल दोबारा सुनो, चाय की एग्जांपल से सब याद आ जाएगा तुम्हें। तो इन्हीं दिक्कतों से बचने के लिए, वो जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था कि पूरी रिएक्शन गड़बड़ होगी क्योंकि मैंने कहा था मुझे ये सल्फ्यूरिक चाहिए, तुमने मुझे ये सल्फ्यूरिक दे दिया, इस कारण से। तो इन्हीं कारणों से बचने के लिए उन लोगों ने क्या करा, इनके अलग अलग थोड़े थोड़े नाम रख दिए। मतलब किसके आगे कुछ लगा दिया, कोई थोड़ा सा अलग, जैसे लेट्स सपोज कि कोई 5-6 बच्चे हैं, लेट्स सपोज इलोन मस्क के बच्चे हैं, उसने तो पता नहीं क्या ही नाम रख रखे हैं उनके, बट हाँ लेट्स सपोज कि एक का नाम रख देता वो D125, एक का नाम रखता है D126, एक का नाम रखता है D127। तो अभी कोई मेरे को कहता है, कि जाओ डी को बुला के लाओ, मैं किस वाले को बुलाऊं, मुझे बताओ तो सही कौन सा वाला। लेट्स सपोज ये गर्ल है, ये बॉय है, और ये भी गर्ल है, ये भी गर्ल है। तो मेरे को कोई कह रहा है डी को बुला के लाओ, मैं कह रहा हूँ कि कौन से वाले डी को बुला के लाओ, तो वो कह रहा है गर्ल वाली को बुला लाओ। मैंने कहा भाई साहब वो गर्ल्स भी 2 ही हैं। तो फिर मत्था खराब हो जाएगा मेरा कि ये क्या बता रहा है। तो इस कारण से ये ऐसी एग्जांपल्स तुम सोच सकते हो, बट जस्ट हाँ ऐसी एग्जांपल तुम पेपर में नहीं ऐसी एग्जांपल लिख सकते, बट हाँ तुम खुद को समझाने के लिए तो कर सकते हो, खुद को समझाने के लिए कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं। तो यही मेन कारण था कि एसिड्स के नेमिंग अलग अलग कर दी गई, एसिड्स नेम अलग अलग हो गए। यानी कि अगर एक एसिड में से 10 एसिड निकल रहे हैं, कोई ज्यादा तीखा है, कोई थोड़ा ठीक ठीक है, कोई बहुत ही ज्यादा खराब है, कोई ऐसे सूंघने से बंदा बेहोश हो जाता है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, तो उनके नेम्स अलग अलग कर दिए। तो यानी कि इस वाली डब्बी में जो पड़ा होगा वो मेरे को पता चल जाएगा, ठीक है ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड है, मुझे इससे दूर रहना है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये पड़ा सल्फ्यूरिक एसिड, ये सर ने मांगा था, मैं फटाफट लेके आता हूँ। तो ये था एक एसिड्स के नेमिंग करने का कारण, कि क्यों ही नाम करने हैं इनका हम। मेरा फायदा ही क्या है इस चीज का नाम करने का, मुझे क्या फायदा में हो रहा है, यही फायदा हो रहा है। अगर तुम कल को किसी भी फर्टिलाइजर की कंपनी वगैरह में काम करते हो तो वहां पे यही चीजें काम आती हैं। अगर तुम्हें किसी भी एसिड को ले जाना है तो तुम देख सकते हो दवाइयों के ऊपर भी बहुत सारी लिखे हुए हैं, मोनोडाइफॉस्फोरिक एसिड, ऐसी भी बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं दवाइयों के ऊपर, तो खास करके मैंने बहुत बारी देखा हुआ है। और कफ सिरप के ऊपर भी लिखा होता है, डाई डाई तो लगा होता है उनके आगे, तो उसका भी कुछ मतलब होता है, बट हाँ तुम समझ गए ना कि क्या क्या चीजें इस दुनिया में बन रही हैं। तो ये कारण था इन चीजों को बनाने का। अब देखते हैं आगे, अब आगे क्या है, अब आगे क्या है। पी को हम डिनोट करते हैं फोस्फोरस से, फोस्फोरस इसे कहते हैं फोस्फोरस। उसके बाद एसओ सल्फर से, सी को कार्बन से,
N को नाइट्रोजन से। कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये तो पीरियोडिक टेबल सभी को आता है, सभी को पता है क्या है। तो हम क्या करने वाले, ऑक्सी एसिड्स में हम इन्हीं की स्टडी करेंगे, इन्हीं की ही स्टडी होगी। एंड क्यों होगी इन्हीं की, हम क्यों कर रहे हैं, सिर्फ इन्हीं को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग, पहली बात, अगर तुम ऐसे बनाते हो पीरियोडिक टेबल, ये लेट्स सपोज ये पीरियोडिक टेबल है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया थी, जब तुम नीचे जाते हो तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, जब तुम इधर जाते हो तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। और ये सब लोग यहाँ के लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, ये सब यहीं के लोग हैं। इन इसका पूरा कारण मैं तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में फॉर श्योर बताऊंगा, बट हाँ अभी अभी नहीं, अभी नहीं, अभी हम जो चीज करने आए हैं हम उस पर ध्यान देते हैं। 4-5 चीजों पे ध्यान करेंगे तो एक चीज पे भी नहीं ध्यान कर पाएंगे। तो अब देखो, फोस्फोरस को तुम लिख लो, इस चीज को लिख लो एंड 2-4 बार रट लो, कैसे भी करो इसको याद कर लो। याद करने का बेसिक तरीका बाद में बताएंगे, बट हाँ फोस्फोरस, इसको, इसका जो एसिड होता है, इसका जो एसिड होता है उसको कहते हैं फोस्फोरिक एसिड। फोस्फोरिक एसिड, सल्फर के एसिड को क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हमने एग्जांपल ली थी H2SO4। कार्बन के एसिड को कहते हैं कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक, कार्बोनिक। और नाइट्रोजन को नाइट्रिक, नाइट्रिक, यानी कि इक, इक नाम का शब्द हम इसके पीछे लगा रहे हैं। सल्फ्यूर इक, सल्फर, ये सिंपल सल्फर लिखा है, ये इक लिखा है, तो इसे कह देते हैं हम सल्फ्यूरिक। और फोस्फोरस फोस्फोरिक। बस नेमिंग आनी चाहिए तुम्हें, इनकी तो आती होगी यार, इतना तो बहुत ही ज्यादा बेसिक सी चीज थी, नहीं भी आती तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ ऐसे जस्ट बोल ले। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि फोस्फोरस एसिड क्या होगा तो ज्यादातर लोग बता देंगे कि फोस्फोरिक एसिड होगा वो। चल छोड़ो उसको, अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात आती है इनके जो कंपाउंड का फॉर्मूला होता है, ये है इनका, जैसे किस तरीके से ये बनी हुई है। इसमें 3 H के एटम है, यानी कि 3 हाइड्रोजन छोटे छोटे हैं, एक फोस्फोरस है, 4 ऑक्सीजन है, इनसे बन के ये पूरा एक फोस्फोरिक एसिड का एक 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 एटम बन रहा है, एक मॉलिक्यूल बन रहा है। सो सॉरी, एटम नहीं, एटम तो बहुत ज्यादा डीप हो गया। हाँ समझ गए होगे तुम कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें। वैसे ही ये भी है, एक मॉलिक्यूल ये रहा, एक मॉलिक्यूल ये रहा, एक मॉलिक्यूल ये रहा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट्स रिमूव दिस। हाँ अब बात करते हैं आगे, अब बात करते हैं आगे। ये तो देख लिया सुन लिया, बस ठीक है, अभी इसकी जब जरूरत पड़ेगी तब इसको देख लेंगे, अभी तो इसकी जरूरत ही नहीं है हमें। तो अब हम बात करते हैं इस चीज के बारे में, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। कैसा होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर सकते हैं इन सब चीजों में, डिवीजन नहीं कर सकते वो अलग बात है, बट हाँ इनके मॉलिक्यूल्स में तुम ऐड कर सकते हो। लेट्स सपोज ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, मैं इसमें एक और 5वीं ऑक्सीजन ऐड कर लूंगा, क्या उखाड़ लेगा ये मेरा, कुछ नहीं हो सकता ना। तो बस ये सिंपल एडिशन हो सकती है इनकी, मैं जस्ट दिखा रहा हूँ कि जिसको नहीं पता है उसको पता चल जाए। देखो अगर मेरे को H3PO4 मिला है, इसमें मेरे को P2O5O2 ऐड करना है, मैं वही करूंगा, H3 P एक है, यहाँ पे P2 है, यानी कि P पूरे हो जाएंगे 3, O4 है, O2 है, यानी कि O हो जाएगा 6। सिंपल एडिशन, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, बच्चों वाली एडिशन, कोई भी कर लेगा ये तो। हाँ बट अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो कोशिश करो मेरे साथ करने की, सब हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा P4 एंड ऑक्सीजन 5+2 यानी कि 5, 6 और 7। ओ सो सॉरी, ये प्लस नहीं करना था, ये माइनस करना था। देखो H2 में से अगर मैं H माइनस करूंगा, 2 H है, उसमें से मैं एक H को माइनस कर दूंगा तो बचेगी कितनी, एक बच जाएगी। अगर 3P है, 3P है, अपनी उंगलियां खोलो, 3P है, उनमें से मैं एक P को खा गया, पीछे कितने बचे, 2P, मैं लिखूँ P2। अगर 5 ऑक्सीजन है, उसमें से मैं 2 ऑक्सीजन को खा गया, बचे कितने, 3 ऑक्सीजन। दैट्स इट, ऐसे ही होता है। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से होती है कि तुम हर चीज को, यानी कि अगर H2 है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से। और अगर CO2 C है, C अकेला C कार्बन, इसको भी मैं 2 से करूंगा, और अगर O3 है ना तो इसको भी मैं 2 से करूंगा, तो जो आंसर आएगा वो कंबाइंड आंसर होगा, यानी कि 2 2 4 यानी कि H4 एंड C2 एंड O6। देखो ना O3 था, O3 यानी कि ओ कह रहा O3 को 2 बारी मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि O3
प्लस O3, सिंपल छोटे बच्चों वाला बता रहा हूँ तुम्हें। ये वन कितना बन गया O6, तो यही मैंने क्या लिखा है O6, दैट्स इट, यही था। तो अब तुम आई थिंक कर सकते हो, बट हाँ मैं पूरा सॉल्व तो कराने वाला हूँ, बट हाँ अगर तुम्हें लगता है कि मैं कर सकता हूँ तो फटाफट वीडियो पॉज करो एंड ट्राई करो इस चीज़ को। ओके, तो लेट्स बिगिन, नेक्स्ट आगे करते हैं। ये हो जाएगा H6, H2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा तो H6 हो गया। C को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा तो C3 हो गया। अगर मैंने O3 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा तो O9 हो गया। 3 3 सा 9, सिंपल बात है। अब देखो इसको, ब्रैकेट वाली चीज आ गई। ब्रैकेट में क्या होता है, तुम फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट को सॉल्व करते हो, बोर्ड मास तुम्हें आता होगा। अगर हम किसी और क्लास में होते तो हम मजे करते कि बोर्ड मास ही हम क्यों ही यूज करते हैं बोर्ड मास, बट हाँ ये केमिस्ट्री की क्लास है तो क्या ही कर सकते हैं इसमें। अब तुम देखो, मेरे को क्या करना है, HNO3 वैसे का वैसा रहने देना है, इसमें प्लस करना है मुझे 2 इंटू H2O यानी कि H2 इंटू 2 यानी कि H4, O इंटू 2 यानी कि O2, ये अब मेरे को प्लस करना है। अब देख लो H4 में जब मैंने एक H प्लस करा तो बन गया H5, बिल्कुल सही है। मैंने N में कुछ नहीं था तो N सिंपल रहने दिया। O3 में मैंने 2 प्लस किया, O एक, ये देखो ना, किसी को बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा तो अब देखो, 3 O थे मेरे पास, मैंने उसमें 2 O प्लस कर दिए तो कितने O बन गए, 5 O बन गए, 1 2 3 4 5। तो अब तुम इसको लिख सकते हो O5, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छोटे बच्चों वाली चीज करा रहा हूं मैं। अब तुम इसको देख लो, H2SO4 माइनस H2O, इसको कैसे लिखोगे, H2SO4 माइनस H2O, H2SO4 माइनस H2O, सही 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 लिखा है। बट हाँ इसमें एक दिक्कत है, तुम इसको जब सॉल्व करोगे तो H2 पूरा इससे, देखो ना H2 में से अगर मैं H2 माइनस कर दूंगा तो H2 कट जाएगा, और अगर मैं इस वाले O से एक माइनस कर दूं असल में मेरे पास क्या बचेगा, SO3 बच जाएगा। पर क्या ये एसिड है, सोचने वाली बात है, क्या ये एसिड है, नहीं। क्या ये ऑक्सी एसिड है, नहीं। मैंने क्या बताया था, ऑक्सी एसिड क्यों होता है, जब उसमें H और O दोनों हो, इसमें सिर्फ O है, ये कुछ भी नहीं है, ये एसिड तो है ही नहीं। तो अल्टीमेटली इसका आंसर ये आएगा SO3, बट बाकी ये एसिड नहीं है, हमारी कैटेगरी में ये फॉल नहीं करता है, ये हमारा दोस्त नहीं है, ये हमारा दुश्मन है। अब तुम इसे देखो, ये तो थोड़ा सा बस कॉम्प्लिकेटेड करा और कुछ नहीं। अब इस पे ब्रैकेट लग रखा है तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा H 3 3 9 और P2O एंड 8, माइनस कर दो इसमें से H2O, कितना बन गया, H9 में से तुम H माइनस करो, बन गया H8, बिल्कुल सही है। जब P2 में से मैंने कुछ भी नहीं था, P2 रहेगा, O8 में से जब मैंने एक O माइनस करा तो O7 बच गया, तो ये रहा इसका आंसर, H8 P2O7, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी इसमें। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। हाँ आगे चलते हैं, ये दो तो कर लोगे तुम, खुद ही कर लोगे, वही बच्चों वाली चीजें हैं। चलो हाँ, और वीडियो पॉज करो एंड ट्राई करो इसको। अब देखते हैं नेक्स्ट चीज हमारी कि आगे क्या करना है। तो मुझे H2SO4 दे दिया उसने, मुझे उसने H2SO4 दे दिया सिंपली, ये देखो उसने मुझे H2SO4 दिया। अब देखो मैं हूं एक रिसर्चर, मुझे ढूंढना है कि क्या होगा अगर मैं इससे एक ऑक्सीजन माइनस कर दूंगा, क्या ये उतना ही खतरनाक रहेगा जब एक ऑक्सीजन निकाल दी इसकी, या कम हो जाएगा। तो मैं हूँ रिसर्चर, मुझे बस इस पे काम करना है, और मेरी रिसर्च बस 12th लेवल तक की है और 12th से अपर लेवल तक नहीं है, तो मैं कुछ ऑक्सीजन ही निकाल सकता हूँ, मतलब मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं सारी ऑक्सीजन निकाल लूँ। तो H2SO4 था, H2SO4 था सिंपली, और इसमें से मैंने एक ऑक्सीजन माइनस करी। पहले था ये सल्फ्यूरिक एसिड और मैंने एक ऑक्सीजन माइनस कर दी, बन कितना गया, यानी कि अगर मैंने इससे H2SO4 में से एक ऑक्सीजन निकाल दी तो H2SO3 ना बच गया, H2SO3 ना बन गया, बिल्कुल सिंपल चीज है। तो इसका नाम उन्होंने क्या रखा हुआ था, सल्फ्यूरिक, तो इसका नाम हमने कहा दिया सल्फ्यूरस, कोई भी वैसी बात नहीं है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल
जो बस रट्टा ही है ये इस चीज का। अभी इसके पीछे ऐसा कोई नेमिंग का कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि क्यों ही नेम रखा। डिस्टिंक्ट करना था, इस कारण से हमने उसका नेमिंग कर दी। और इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि हमने क्यों करा इस चीज को। इस चीज में तुम क्यों नहीं पूछ सकते, बस इस चीज को रटना पड़ेगा। भाई क्या कर सकते हैं, रटना ही पड़ेगा, और कोई इसका चारा नहीं है। क्योंकि ये आते हैं क्वेश्चन, तुम्हें दे देगा क्वेश्चन में टेल मी स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। तो हाइपोसल्फ्यूरस एसिड उसने सीधा कह दिया, तो तुम्हें तो पता ही नहीं है कि कैसे होगा वो। उसका तुम्हें पता ही नहीं हाइपो का क्या मतलब है। अब अगर तुम मेरे से पढ़े हो तुम्हें पता होगा कि हाइपो का मतलब है कि जब मैं 2 बारी ऑक्सीजन निकाल देता हूं तब उसे कहते हैं हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। तो कहा गया कि ठीक है भैया, आप ठीक है कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आपको पता था, पेपर में आपने कर दिया, आपने उसका स्ट्रक्चर बनाया, वो H2SO4 था, H2SO2 था, और उसके बाद आपने उसका स्ट्रक्चर बना दिया, S को बीच में रख दिया, एंड सो ऑन एंड सो फॉर। बहुत चीजें आने वाली आगे, बट हाँ तुम्हें सिंपल पता चल गया कि इसका फायदा क्या है। कि पेपर में ना वो लोग ऐसे गंदा सा नाम दे देते हैं और फिर बच्चा डर जाता है कि पता नहीं क्या ही दुनिया जहान की चीज उसने पूछ ली पेपर सेटर ने, और मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो ऐसा कुछ खास चीज नहीं है ये, बिल्कुल ही बेसिक लेवल चीजें हैं। एंड पहली बार पढ़ोगे तो दिक्कत करेंगे ये चीजें, दूसरी बार पढ़ोगे थोड़ी कम दिक्कत करेंगे, तीसरी बार पढ़ोगे सब सेट हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि इस यहां से लेके तुम लेक्चर को आगे, मेरे हिसाब से इस लेक्चर को 2 बार ही देखना, यहां से लेके एक बारी अब देख लो, एक बारी कल देख लेना, या परसों देख लेना, जब तुम्हें लग रहा हो कि मैं भूल रहा हूँ चीजों को। ओके, तो पहले था सल्फ्यूरिक एसिड, मैंने एक ऑक्सीजन निकाल दी, उसके बाद बन गया सल्फ्यूरस एसिड। बिल्कुल सही है। मैंने फिर थोड़ा सा और देखा, मैंने एक और ऑक्सीजन निकाल के देखी इसकी, तो बन गया हाइपो हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। अभी तुम्हें समझ आ रहा है कि क्या चेंजेस क्या हो रहे हैं। सल्फ्यूर और एसिड, सल्फर और एसिड तो सेम है, चेंज क्या हो रहा है, यहां पे इक था, जब मैंने इक में से एक ऑक्सीजन निकाला, इक वाले एसिड में से मैंने एक ऑक्सीजन निकाला, तो वो अस बन गया। अब उसके नाम क्या आ गया ना, अस लगता है, पीछे अस लगता है, यानी कि सल्फ्यूरिक था, यहाँ पे सल्फ्यूरस है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक था, यहाँ पे सल्फ्यूरस है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे आगे क्या होगा, जब तुम इसमें से एक और ऑक्सीजन निकाल दोगे तो ये बन जाएगा, इसका नाम जो होगा, इसका नाम होगा हाइपोसल्फ्यूरस एसिड, यानी कि हाइपो ऑफ अस। अगर मैं कभी भी लिखूं कि ये हाइपो ऑफ अस लिख दिया मैंने, ऑफ अस, अस यानी कि ये वाला अस, AUS, हाइपो ऑफ अस, इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हाइपो आगे आएगा, ऑफ अस डाला ना, ऑफ, ऑफ मतलब ऑफ के बाद जो शब्द होगा वो पीछे आएगा, हाइपो, इसके यहाँ पे कोई एसिड आएगा, हाइपो सल्फ्यूर, और यहाँ पे अस, फिर यहाँ पे एसिड। इसकी आगे स्टडी होगी, बट हाँ मैं चाहता हूँ कि अब से लेके तुम पूरा लेक्चर देखो, रुको मत यहाँ पे, डरो मत बिल्कुल भी, बस देखो इस चीज को, देखते जाओगे सीखते जाओगे, नहीं देखोगे तो खत्म हो जाओगे फिर तुम। अब यहाँ पे देखो इसका क्या हो सकता है, इसका है हाइपोसल्फ्यूरस, यानी कि इसका जो, इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैंने इसको लिख सकता हूँ हाइपो ऑफ अस, OUS, यानी कि हाइपो पहले आएगा, अस बाद में आएगा। अगर मैं खाली अस लिखता हूं तो इसका मतलब कि अस जो है बिल्कुल एंड में आएगा। एंड सेंसिबल यार, ये शब्द देखो कितना अच्छा लग रहा है, अगर ये होता अस सल्फ्यूरस हाइपो, कितना गंदा लगता, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, हाइपो सल्फ्यूरस एसिड। ब्यूटी देखो इस शब्द की, इसी कारण से वही केमिस्ट्री बहुत ब्यूटीफुल है। वैसे वही देखने का नजरिया चाहिए, हर चीज को देखने का नजरिया चाहिए, हर चीज ब्यूटीफुल है इस दुनिया में। अब देखो H3PO4, H3PO4, ओके, H3PO4 है, इसमें से मैंने एक 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 ऑक्सीजन निकाली। पहले H3PO4 था क्या, वो थी फोस्फोरिक एसिड, फोस्फोरिक एसिड, फोस्फोरिक एसिड कैसे बन गया, ये फोस्फोरस था, और इन दोनों ने मिलके, ऐसे समझ लो कि इन दोनों ने मिलके यहाँ पे इक लगा दिया इसके नाम के पीछे, तो फोस्फोरिक एसिड बन गया ये। ठीक है, मैंने अभी इसमें से एक ऑक्सीजन निकाली तो बन गया क्या, H3PO3, PO3 बन गया। हाँ, पहले PO4 था, अब मैंने एक ऑक्सीजन निकाली तो H3PO3 ना बन गया। कोई इसमें वैसी बात नहीं है दिक्कत वाली,
बिल्कुल आसान चीज है, बिल्कुल ही आसान चीज। ठीक है, मैंने इससे एक और ऑक्सीजन निकाली, फिर ये H3PO2 बन गया। सिंपल सिंपल, कोई बात नहीं है। H3PO4 में से मैंने एक ऑक्सीजन निकाली, क्या आंसर आएगा, लिखो फटाफट। H3PO3 में से मैंने एक और ऑक्सीजन निकाली, क्या आएगा आंसर इसका, लिखो लिखो फटाफट। आ गया होगा तुम्हारा आंसर, क्या होगा, H3PO3, इसका क्या होगा, H3PO2। अगर मेरे को इसका नाम लिखना है, इसका नाम क्या था, इसका नाम था फोस्फोरिक, फोस्फोरिक, इक 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 याद रखना, एसिड। इसका नाम क्या होगा, फोस्फोरस एसिड, फोस्फोरस एसिड। एंड एक और बारी ऑक्सीजन निकाल दी, एक और बारी ऑक्सीजन निकाल दी, उसका नाम क्या होगा, हाइपो, हाइपो, हाइपो फोस्फोरस एसिड। बिल्कुल ही रद्दी चीज थी ये, इससे तो डरना ही नहीं है बिल्कुल भी। पता नहीं क्या ये, क्यों ही घटिया से नाम बना देते हैं ये लोग। इतने आसान नाम बनाने को इन्होंने किसने कहा था, थोड़े से मुश्किल तो बनाते, थोड़ा मजा आता है इन चीजों को देखने में। क्या भाई, हाइपोसल्फ्यूरस, हाइपोसल्फ्यूरिक। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है ये। इतना हो गया, इतना हो गया। अब तुम यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट ऑन कार्बन एंड नाइट्रोजन। कार्बन का क्या होता है, ये होता है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड होता है क्या, मेरे को याद भी नहीं आ रहा। अरे कार्बोनिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड और होता है, इसमें से होता है एक और, ये होता है कार्बोनिक एसिड। ये होता है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी इसमें। बस अब तुम्हें इसमें से दो बारी ऑक्सीजन निकालना है। देखो, एक बार इसमें से ऑक्सीजन निकालो, फिर इसका एक नाम आएगा वो लिखो, उसके बाद इसमें से एक और ऑक्सीजन निकालो, फिर इसका नाम आएगा, फिर लिखो। कोई ऐसे दिक्कत वाली तो बात है ही नहीं। उसके बाद फिर से इसमें से भी एक और ऑक्सीजन निकालो, इसका भी नाम लिखो, एंड इसके में से एक और ऑक्सीजन निकालो, इसका भी नाम लिखो। ठीक है, तुम्हें नाम अभी नहीं लिखना, तुम ऐसे करो, नाम मत लिखो, तुम ऐसे जस्ट इसको देखो, SCO कितना हो जाएगा, 3 था, यहाँ पे 2 हो जाएगा। एक और ऑक्सीजन निकाली तो यानी कि H2CO, एंड 1 रह जाएगा, सिंपल CO रह जाएगा, H2CO रह जाएगा। अब HNO3, एक ऑक्सीजन निकाली यानी कि HNO2 बन गया, यहाँ पे HNO बन गया। बिल्कुल सही है। अब मैंने क्या कहा था, मैंने क्या कहा था, जब एक इक नाम का एसिड उसने दे रखा है, इक नाम का उसने दिया, मैंने उसमें से एक ऑक्सीजन निकाली, अब उसके नाम में अस आ जाएगा, अस अस अस, यानी कि कार्बोनस एसिड, कार्बोनस एसिड, इसका नाम हो जाएगा कार्बोनस एसिड, कार्बोनस ओनस एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे इसका क्या नाम आएगा, एक और ऑक्सीजन निकाली यानी कि कार्बोनस एसिड तो वैसा ही रहेगा, कार्बोनस एसिड बिल्कुल वैसा रहेगा, कार्बोनस, ये रहा ना, ये कार्बोनस है, तो ये तो बिल्कुल ही वैसा रहेगा, ये रहा कार्बोनस आपका। पर इसके नाम के आगे एक हाइपो जुड़ जाएगा, हाइपो, हाइपोकार्बोनस एसिड, दैट्स इट। ये क्या है, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में से मैंने एक ऑक्सीजन निकाला, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रस एसिड, नाइट्रस, नाइट्रस, नाइट्रस एसिड चाहे मत लिखो, बट हाँ नाइट्रस एसिड तो पता होना चाहिए, नाइट्रस एसिड है इसका नाम। अब मैंने इसमें से एक और ऑक्सीजन निकाला, इसका नाम हो जाएगा हाइपो नाइट्रस एसिड। ठीक है, अब मैंने इतना लिख दिया। अब ये नीचे मैंने दे रखे हैं क्वेश्चंस, जैसे H2SO4 है, H2SO4 में से मैंने एक ऑक्सीजन निकाली तो क्या नाम हुआ, दो ऑक्सीजन निकाल दी तो क्या नाम हुआ, दो ऑक्सीजन क्या निकाली, पहले एक निकाली, फिर जो कंपाउंड आया उसमें से एक और निकाली, तो यानी कि H2SO4 में से ओवरऑल तो मैंने दो ही निकाल दी ना, पहले एक निकाली, फिर उसका दूसरा निकाल दी एक और। तो जब ये आया तो क्या नाम हुआ, तुम वीडियो पॉज करो, प्लीज इस चीज को ट्राई करो, अगर नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, पर प्लीज ट्राई करो इसको वीडियो पॉज करके। ओके, सो आई होप सो आपने ट्राई करा होगा। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, ऊपर से देखना ही था, कोई दिक्कत नहीं था, ऐसा नहीं नहीं भी देखा तो ठीक है, बट हाँ अगर देख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देख देख के ही आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड।
अगर मैंने एक ऑक्सीजन निकाल दी, एक ऑक्सीजन निकाल दी, तुम्हें ये आदत नहीं डालनी कि मैं पहले एक ऑक्सीजन निकाल के पूरा एलिमेंट लिखूंगा, नहीं, तुम्हें माइंड में रखना है क्या होगा, सल्फ्यूरस एसिड, फ्यूरस एसिड। एंड मुझे पता है कि तुम इस वाले कॉन्सेप्ट को ना एक रात के अंदर अंदर पूरा कर खत्म कर सकते हो। मतलब सुबह रात को तुम इसको अगर पढ़ रहे हो तो सुबह फिर से पढ़ो एंड अगले दिन फिर से पढ़ो, खत्म हो जाएगा ये। मतलब 24 घंटे में ये पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हें याद हो जाएगा, इतना आसान चीज है ये। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट कंपाउंड। क्या नाम है इसका, इसका नाम होगा हाइपो, हाइपो आएगा, बाकी सल्फ्यूरस एसिड वैसे का वैसा आ जाएगा यहाँ पे। अब तुम इसका नाम देखो, इसका PO3 यानी फोस्फोरिक एसिड, फोस्फोरिक एसिड, फोस्फोरिक एसिड, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इसमें, अगर मैंने इसमें से एक ऑक्सीजन माइनस करी तो क्या बनेगा, फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड, बिल्कुल सही बात है। अगर मैंने एक और ऑक्सीजन माइनस कर दी तो क्या बन गया, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल ही आसान कॉन्सेप्ट था, कोई ऐसा बात ही नहीं थी कि पता नहीं क्या ही बता दिया आपने। अब नेक्स्ट देखो, H2CO3, इसको क्या करो, ऐसे जो कंपाउंड है ना, ये रहा एक H2SO4, H3PO4 एंड H2CO3 एंड HNO3, इनको पेस्ट कर दो दीवार पे, लगा लो कहीं, लिख के रख लो ताकि तुम्हें दिखता रहे कि कौन से कंपाउंड का ये क्या नाम था। बाकी ये नाम तो ड्राइव कर लेंगे, बट अगर तुम्हें ये नहीं पता तो फिर खत्म हो जाओगे तुम। ठीक है, तो ये वाला कर लेना। तो इसका नाम क्या था, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। इसमें से एक ऑक्सीजन निकाला, क्या बना, कार्बोनस एसिड। इसमें से एक और ऑक्सीजन निकाला, क्या बना, हाइपोकार्बोनस एसिड। HNO3 से क्या था ये, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक। नाइट्रिक में से मैंने एक और ऑक्सीजन निकाला, क्या बचा, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। मैंने एक और ऑक्सीजन निकाल दिया तो क्या बन गया, हाइपोनाइट्रोस नाइट्रस एसिड, हाइपोनाइट्रस एसिड। ठीक है, खत्म हो गया, दैट्स इट। अब तुम वीडियो पॉज करो एंड इसको अपनी नोटबुक में नोट करो। इस पूरी चीज को नहीं कर सकते तो आई थिंक तुम्हें ये इक वाला तो कर लेना चाहिए, इक, अस एंड हाइपो वाला, एंड बाकी ये सब नीचे नीचे नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, करो। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। मैंने ऑक्सीजन को माइनस करके देख लिया, मुझे नाम भी मिल गए उनके। क्या होगा अगर मैं इनको प्लस कर लूं, यानी कि अगर मेरे पास कोई इक एसिड है, इक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, या जो भी है। अब ये सिट्रिक एसिड नहीं था, ये कार्बोनिक एसिड था, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया गलती से, सिट्रिक एसिड नहीं था, कार्बोनिक एसिड था ये, कार्बोनिक। अब ठीक है, तो इक एसिड में अगर तुम, इक एसिड में कोई भी है उसमें से एक ऑक्सीजन निकालते हो तो वो अस बन जाता है, अस, अस यूएस वाला नहीं, ओ यूएस वाला। अगर इसमें से एक और ऑक्सीजन निकालते हो तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है हाइपो ऑफ अस, हाइपो ऑफ अस, यानी कि हाइपो पहले आएगा, अस एंड में आएगा, यानी कि ये इसमें से जो कंपाउंड आ गया उसके आगे बस हाइपो लगा दो, बस दैट्स इट। अब तुम देखो, अब मैंने ये कर लिया, अब मैंने माइनस करके देखा, अब मैं प्लस करके देखूंगा, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मैं ऐसे करके देखूंगा। मैं एक ऑक्सीजन प्लस करके देखना चाहता हूं कि क्या बनता है इसका। सो जब मैंने इसमें एक ऑक्सीजन प्लस कर दी तो सल्फ्यूरिक एसिड जो था उसमें एक ऑक्सीजन प्लस हो गई, यानी कि H2SO4 था वो H2SO5 हो गया। वैसे ही अगर HNO3 में मैंने एक ऑक्सीजन प्लस कर दी वो HNO4 हो गया, HNO3 में एक ऑक्सीजन प्लस होगी तो HNO4 हो गया। ठीक है, जब कार्बोनिक एसिड यानी कि H2CO3 में मैंने एक ऑक्सीजन प्लस कर दी तो वो H2CO4 हो गया। वैसे ही फॉस्फोरिक एसिड में H3PO4 था इसका कंपाउंड, इसमें मैंने एक और ऑक्सीजन प्लस कर दी तो क्या हुआ, H3PO5। कोई इसमें वैसी बात नहीं है, बिल्कुल ही आसान कॉन्सेप्ट था ये। तो आगे देखो इसका नेम क्या होगा। तो अब हम इधर तो हो आए, अब मैं वापिस आ रहा हूँ इधर, इस साइड आ रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ क्या होता है जिंदगी में मेरी। तो मैंने यहाँ पे देख लिया कि हाँ कुछ तो लगेगा ये।
तो इसका नेम उन्होंने क्या दिया, इसका नेम दिया उन्होंने मोनो पर, और जो इक एसिड था वो वैसे का वैसा, यानी कि तुम्हें मोनो पर लगाना है उनके आगे, मोनो पर। तुम देख लो इनका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, मोनो पर लिख रखा है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक भी लिखा है, सल्फर तुम्हें लिखना है सल्फर, नाइट्रिक, नाइट्रिक, नाइट्रिक एसिड, मोनो पर नाइट्रिक एसिड, इसका नाम होता है मोनो पर नाइट्रिक एसिड, इसका नाम है मोनो पर सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ ऐसा होगा, मोनो पर सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम क्या होगा, मोनो पर कार्बोनिक एसिड, इसका नाम होगा मोनो पर फॉस्फोरिक एसिड। इतना समझ गए होगे तुम, कोई इसमें वैसी बात नहीं थी बिल्कुल ही, ये भी आसान था, जैसे ये आसान था, जैसे पिछले आसान थे। ठीक है, तो अब इनका इसे तुम नेमिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, तुम्हें कभी भी नहीं होगी, इतनी आसान चीजें हैं ना ये तो लेट्स डू सम मोर थिंग्स। लेट्स सपोज H2SO4 मैंने तुम्हें कह दिया, इसमें तुम एक प्लस ऑक्सीजन कर रहे हो, क्या इसका नाम होगा, H2 एंड CO3 दे दिया मैंने कहा इसमें एक और ऑक्सीजन प्लस करो, क्या नाम होगा इसका, मुझे याद है कि इसका नाम होता है मोनो पर से शुरू होता है, बाकी इक एसिड वैसे है, ये क्या है सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये क्या होगा मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये क्या होता है कार्बोनिक एसिड, और अब क्या हो जाएगा मोनो कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक, देखो कितना अच्छा नाम है, मोनो कार्बोनिक एसिड, मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, मोनो नाइट्रिक एसिड, मोनो फॉस्फोरिक एसिड, कितने अच्छे नाम है। यानी कि अगर तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन प्लस करने पर, किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन प्लस करने पर उसका नाम मोनो पर से स्टार्ट होने लगता है। ठीक है, मोनो पर नाम की चीज होती है, उस चीज से उसका नाम स्टार्ट होने लग जाता है। ठीक है, तो हम लोग इधर भी घूमा है, अब इक इक से इधर भी आ गए, इधर भी आ गए, इधर भी आ गए, अब इक में बस दो दो और चीजें रहती हैं और इसके बाद खत्म है। यानी कि इक में मैं एक और चीज करके देखूंगा और एक और चीज करके देखूंगा, बस खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद ये इक वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आई हैव डिसाइडेड कि ये क्लास काफी हैवी हो रही है, तो नए बच्चों के लिए खास करके, क्योंकि नेमिंग में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो तुम क्या करो, ये क्लास मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा काम, मैं तुम्हारे पर दया खा के नहीं ये एंड कर रहा हूँ ये क्लास को, उसका रीजन रीजन कुछ और है, पर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मैंने जितने भी नेम्स बताए हैं, जितने भी नेम्स बताए, प्लीज 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 इनका जो ये जो मैंने लिख रखा है, ये भी लिख रखा है, ये भी लिख रखा है, तुम क्या करो, पहले तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो, इसका भी फाइंड करो खुद ब खुद, इसका भी फाइंड करो खुद ब खुद, और उसके बाद तुम थोड़ा सा अपने आप को वैसा बनाओ कि हाँ, अगर तुमसे कोई पूछ ले ना कि क्यों नाम दिए गए अलग अलग, तो तुम अच्छी अच्छी एग्जांपल्स दे पाओ, जैसे चाय वाली एग्जांपल बहुत अच्छी सी, हर कोई रिलेट कर पाता है उस चीज से, या फिर ये केमिस्ट वाली भी अच्छी होती है एग्जांपल। ओके, उसके बाद ये तुम्हें आना चाहिए, ये तो आता ही होगा, बट हाँ ये नेम्स याद करके आना कल, कल ये पूरा सब याद होना चाहिए तुम्हें, एक भी चीज ऐसा नहीं है भूली होनी चाहिए। नाइट्रिक एसिड मैं कभी भी पूछ सकता हूँ क्या होगा, तुम्हें फटाफट बोलना है, कार्बोनिक एसिड कभी भी पूछ सकता हूँ, बोलना है फटाफट से। उसके बाद ये सब चीजें, ये सभी के नाम, मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम नाम याद करो, तुम नाम तो वही बच्चे की याद करने के होते हैं जिसको कुछ नहीं आता है, उसको बस रटना है, हमें रटना थोड़ी ना है, हमने तो कितनी अच्छी तरीके से ड्राइव की है हर चीज को, एक एसिड से मैंने एक चीज निकाली तो वो अस बन गया, अस वाली से एक और ऑक्सीजन निकाली तो वो हाइपो अस बन गया, इस इक वाली में एक प्लस करी तो वो मोनो पर एक एसिड बन गया, बिल्कुल ही आसान था। अब तुम क्या करो, ये जो चार कंपाउंड्स है ना, ये चार कंपाउंड्स पड़े, कहाँ पे पड़े हैं वो लोग, ये रहे, ये फॉस्फोरिक, सल्फ्यूरिक, कार्बोनिक एंड नाइट्रिक, इन तीनों, इन चारों पे वो वाली चीज अप्लाई करके देखो, पहले इनका इक बनाओ, इक इक ये रहा, इसके बाद इनका अस बनाओ, अस, इनमें से एक ऑक्सीजन माइनस करो, एक अस बनाओ, यानी कि अगला लेक्चर देखने से पहले, ये जैसे कि ये H3PO4 है, H3PO4 है, तुम क्या करो, इसमें से एक ऑक्सीजन निकालो, यहाँ पे लिखो H3PO3, और यहाँ पे इसका नाम लिखो, क्या नाम होगा इसका,
फॉस्फ्यूरिक क्या नाम है इसका, फॉस्फ्यूरस एसिड, फॉस्फ्यूरस एसिड। ठीक है, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत होगी थी, हाँ। तो फिर उसके बाद एक और ऑक्सीजन माइनस कराओ, फिर इसके यहाँ पे डब्बा बनाओ और यहाँ पे लिखो इसका नाम हाइपोफॉस्फ्यूरस एसिड, और यहाँ पे इसका कंपाउंड भी लिखो H3PO2। और फिर तुम वापस जाओ यहाँ पे इस साइड, प्लस करो एक ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे तुम लिखो जो भी एक ऑक्सीजन प्लस करी, यानी कि क्या आ गया H3PO5। तो अब तुम लिखो यहाँ पे मोनो पर सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक, मोनो पर सल्फ्यूरिक एसिड। बस ये करो, एंड चारों कंपाउंड्स के लिए ये करके आना प्लीज। अगली वीडियो देखने से पहले पूरा चारों कंपाउंड्स के लिए ये चीज करके आना, क्योंकि नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, फिर तुम रोओगे कि मुझे से हो नहीं रहा है, मुश्किल लग रहा है। क्योंकि ये नहीं आया ना तो पूरा केमिकल बॉन्डिंग बर्बाद हो जाएगा, इससे अच्छा तुम अब कर लो। एंड ये पी ब्लॉक में भी तुम्हें आसानी देगा। पी ब्लॉक नाम का एक चैप्टर है जो आधा तो हमने यहीं पे खत्म कर देना है। तुम मजे से करो बस, हाँ इस चीज को, ये चारों के लिए ये सब चीजें करके आना। पहले ये यहाँ पे बैठना, फिर इधर जाना, फिर इधर जाना, फिर वापस आना, फिर इधर जाना, दैट्स इट। और नेम्स बस याद कर लो। जैसे अगर मेरे को कोई नींद से भी उठा के पूछ ले तो मैं कह दूंगा कि इक से अस जाऊंगा, अस से हाइपो अस जाऊंगा, अगर मैं पीछे आऊंगा तो मैं मोनो पर इक एसिड में आ जाऊंगा। इतनी चीज तुम्हें याद होनी चाहिए। ठीक है, बाय।